Okay, hi everyone. Thanks a lot for joining. I would like to welcome you all on behalf of our team to meetup number 20 of weekly D365 BC NAV India Meetup in Hindi. आज का टॉपिक है बैंक अकाउंट reconciliation in D365 Business Central and NAV. And today the speaker is Dhaval Bhatt. He's a senior functional consultant and working with IBM India. So yes, Dhaval, over to you. Yeah. Thanks a lot, Gulshan. Am I audible? Yes, you're audible. Okay. Yeah. Okay. Thanks a lot, everyone, for joining. And as Gulshan has given the introduction of me and the topic already, हम लोग सीधा एजेंडा पे देखते हैं कि आज हम क्या कवर करने वाले हैं. सो एजेंडा की बात करें, देन आज मैं आपको बैंक अकाउंट रिकंसिलिएशन प्रोसेस जो है इन बिजनेस सेंट्रल और एनएवी वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है, पर्टिकुलरली इफ यू वांट टू चेक द मैनुअल प्रोसेस, क्योंकि इसमें दो तरीके से प्रोसेस हो सकता है बैंक अकाउंट रिकंसिलिएशन का. एक जो है वो मैनुअल प्रोसेस है, एंड सेकंड इज द प्रोसेस थ्रू इंपोर्टिंग द बैंक स्टेटमेंट. सो बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करके हम किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेशन. आई मीन इन द नेक्स्ट सेशन वेन एवर वी कवर इट. सो मेन एजेंडा आज का एज आई एक्सप्लेन मैनुअल बैंक अकाउंट रिकंसिलिएशन रहेगा. सो बिफोर गोइंग फर्दर थोड़ा सा एक मैं एक्सप्लेन कर दूं आप लोगों को कि बेसिकली बैंक अकाउंट रिकंसिलिएशन होता क्या है एंड व्हाई डू वी नीड इट. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो चीज ये है कि व्हाट इज रिकंसिलिएशन. पहले तो रिकंसिलिएशन का मतलब आई एम श्योर हम सबको पता है व्हाट इज रिकंसिलिएशन. मतलब कि हम किसी दो चीजों को कंपेयर करके उसको मैच कर रहे हैं, दैट इज रिकंसिलिएशन. अब बात आती है सिस्टम के अंदर या तो बिजनेस के लिए जो एक इम्पोर्टेंट पोर्शन है फॉर एनी अकाउंटेंट और एनी पर्सोनल जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वो है इनका बैंक अकाउंट. जो भी आता है सिस्टम के अंदर से ट्रांजेक्शन्स हमने पोस्ट किए हैं और एक्चुअल जो बैंक का स्टेटमेंट कंपनी के पास आता है या ऑर्गेनाइजेशन के पास आता है, वो नॉर्मल केसेस के अंदर उसको मैच करना जरूरी है ताकि बिजनेस को या कंपनी को पता रहे कि भाई कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स या तो जो पेमेंट्स या तो रिसीट्स किए गए हैं वो एक्चुअल उनका जो बैंक अकाउंट है उसके अंदर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. राइट. सो ये जो पूरा प्रोसेस है बैंक रिकंसिलिएशन का, इसके दो पर्पसेस है जैसे मैंने बताया कि एक तो आपने सिस्टम के अंदर जैसे अपना हम पर्टिकुलरली बात करें तो एनएवी या तो बिजनेस सेंट्रल, इसके अंदर जो हमने सारे ट्रांजेक्शन्स पोस्ट किए हैं और जिसके अगेंस्ट में हमारे बैंक के पेमेंट के या रिसीट के जो ट्रांजेक्शन्स है जिसके बैंक अकाउंट लेजर एंट्रीज या चेक लेजर एंट्रीज जो भी जनरेटेड है, उसके सामने एक्चुअल बैंक स्टेटमेंट जो पीरियोडिकली बैंक के पास से अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास आता है, चाहे वो मंथली हो सकता है, हाफ हाफ मंथली हो सकता है, वीकली हो सकता है या फिर डेली भी हो सकता है. डिपेंड करता है कि कंपनी का नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो है दिन भर में कितने होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू बैंक, एंड कंपनी किस तरीके से एज अ पॉलिसी इसको रिकंसिलिएशन को एग्जीक्यूट करना चाहता है. राइट. सो एक तो ये है कि कंपनी खुद, और दूसरा चीज ये है कि कोई भी मतलब ये पीरियोडिकली कंपनीज को करना भी चाहिए, इट इज सजेस्टेड, ताकि उनको एक्चुअली में पता चले कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन है जो शायद बैंक स्टेटमेंट के अंदर कंपनी को मिल रहे हैं लेकिन वो उसका अकाउंटिंग करना सिस्टम के अंदर रह गया है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डायरेक्टली वो उसके एक्सपेंसेस पे इम्पैक्ट करता है या तो इनकम पे भी उसका असर दिख सकता है. राइट. सो ये छोटा सा फ्लो चार्ट है जिसके के अंदर अंदर के दिखाया गया है. एक अकाउंटेंट है जो कि कंपनीज के बुक्स है एनएवी में, उसके अंदर ट्रांजेक्शन्स क्रिएट कर रहे हैं, एंड सेकंड साइड है बैंक के एक्चुअल ट्रांजेक्शन जिसके थ्रू एक्चुअल बैंक स्टेटमेंट के अंदर उसका इंफॉर्मेशन मिलेगा. अब जो है इसके अंदर दो इसके पहलू बोल सकते हैं, टू साइड्स आर देयर. जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, वन इज द डिफरेंस इन द अमाउंट और सेकंड है कि अमाउंट सीधा सीधा मैच हो जाता है.
तो यही जो चीज है वो रिकंसिलिएशन का ओवरऑल प्रोसेस है कि हम बैंक स्टेटमेंट के साथ हमारे बुक्स के अंदर जो ट्रांजेक्शन्स है उसको मैच करें, जो भी मैचिंग ट्रांजेक्शन्स है वो सीधा सीधा अप्लाई होके इसका रिकंसाइल्ड हो जाएगा। सेकंड जो है वो हमें चेक करना है कि भाई डिफरेंसेस कहाँ कहाँ पे है। तो डिफरेंसेस जो क्रिएट होते हैं वो यूजुअली इन 3 टाइप से क्रिएट हो सकते हैं। सो वो कैसे क्रिएट होते हैं ये भी मैं आपको एक नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। सो फर्स्ट इज डिफरेंसेस आर ऑफ 3 टाइप्स, जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा था उसका रीजन क्या है और रिजोल्यूशन क्या हो सकता है। तो फर्स्ट इज कंपनी के बुक्स के अंदर ट्रांजेक्शन है बट बैंक स्टेटमेंट में अवेलेबल नहीं है। तो इसका रीजन ये हो सकता है कि हमने सिस्टम के अंदर नैव में या बिजनेस सेंट्रल में जो ट्रांजेक्शन पोस्ट किया है बैंक के अगेंस्ट में, या तो वो एक्चुअल अगर मान लो चेक किसी क्लियरिंग में दिया गया था लेकिन वो अभी तक क्लियर हुआ नहीं है, या तो हमने किसी हमारे वेंडर को पेमेंट दिया था अ, और वेंडर ने जो है वो चेक बैंक में डिपॉजिट किया नहीं है। सो फॉर दैट रीजन हमने तो प्रीवियसली उसको ट्रांजेक्शन पोस्ट कर दिया है एज ऑन डेट, बट एक्चुअल बैंक स्टेटमेंट के अंदर वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। सो ये एक रीजन हो सकता है। तो रिजोल्यूशन ये है कि अगर सिस्टम के अंदर वो ट्रांजेक्शन बाय मिस्टेक क्रिएट हो गया है तो हमें उसको रिवर्स करना पड़ेगा, हमें उसको कैंसिल करना पड़ेगा। दैट इज वन सोल्यूशन। सेकेंडली, अगर वो एक्चुअल ट्रांजेक्शन है एंड वेंडर को हमने पेमेंट किया था, वेंडर अगर चेक डिपॉजिट करेगा तो एक्चुअल इन फ्यूचर कभी ना कभी वो बैंक स्टेटमेंट के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो दैट इज फर्स्ट सिनेरियो कि जहाँ पे कि डिफरेंस होता है। सेकंड सिनेरियो इज बैंक स्टेटमेंट के अंदर ट्रांजेक्शन आया हुआ है लेकिन बुक्स के अंदर ट्रांजेक्शन डिफाइंड नहीं है। एंड धवल इसका जस्ट बहुत 1 मिनट सिंपल सा हियर। एग्जांपल। यहाँ पे जब भी हम कंपनीज यस बुक सर। बोल रहे हैं तो आप ये मान के चलो यहाँ पे कि कंपनीज बुक इज इक्वल टू नैव और बिजनेस सेंट्रल इन आवर एजम्पशंस, क्योंकि यहाँ पे हम नैव करेक्ट। और बिजनेस सेंट्रल के अंदर ही कंपनी अपनी बुक मेंटेन कर रही है, सारी अकाउंटिंग एंट्री हो रही है। सो कंपनीज बुक जब भी हम रेफर कर रहे हैं इट इज इक्विवेलेंट टू नैव एंड बिजनेस सेंट्रल इन आवर डेमोन्स्ट्रेशन। या धवल प्लीज। थैंक यू सो मच गुलशन। जी हाँ बिल्कुल। सो कंपनीज बुक मतलब एनएवी या बिजनेस सेंट्रल में जो है वो हमारा ट्रांजैक्शन जो है वो मिसिंग है, दैट इज अनपोस्टेड, हमने पोस्ट नहीं किया है। सो इसका एक ज्यादा एक बिल्कुल कॉमन एग्जांपल अगर दे तो बैंक के तरफ से कोई भी चार्जेस बैंक ने डेबिट किए हैं, या तो फिर बैंक अगर नॉर्मल कर सेविंग्स अकाउंट या ऐसा कुछ रहा अकाउंट का टाइप, तो पीरियोडिकली उसका इंटरेस्ट क्रेडिट होता है। सो ऐसे जो ट्रांजेक्शन्स है जो सीधा सीधा हम हमें बैंक स्टेटमेंट के अंदर मिलते हैं लेकिन हमने बुक्स के अंदर उसको रजिस्टर नहीं किया, हमने पोस्ट नहीं किया है। सो फॉर दैट द सोल्यूशन इज टू क्रिएट द ट्रांजेक्शन इन एनएवी और बिजनेस सेंट्रल। हम इसके अंदर ट्रांजेक्शन क्रिएट कर देंगे एंड सिस्टम जो है वो रिकंसिलिएशन प्रोसेस के लिए उसको कंसिडर करेगा एंड अप्लाई करेगा। दैट इज सिनेरियो नंबर 2। और ये दोनों ही सिनेरियो जो है ये हम इजीली हमारा जो आज का एजेंडा है मैनुअल रिकंसिलिएशन प्रोसेस, उसके अंदर हम इसको देख पाएंगे, समझ पाएंगे। और जो थर्ड सिनेरियो है कि करस्पॉन्ड तो कर रहा है, मतलब कि ट्रांजैक्शन मोर और लेस सिमिलर है, बैंक स्टेटमेंट में भी दिख रहा है और हमारे सिस्टम के अंदर भी है नैव में या बिजनेस सेंट्रल में। बट जो कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है वो इंफॉर्मेशन अगर डिफर कर रही है तो इस केस के अंदर क्या होता है कि हमें रिकंसिलिएशन प्रोसेस के अंदर वो ट्रांजैक्शन एज अ डिफरेंस मिलता है, राइट। सो रीजन में जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि अमाउंट अमाउंट में थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, या फिर कस्टमर का जो नाम है, फॉर एग्जांपल हमने अगर रिसीट का ट्रांजैक्शन अगर कंसीडर कर रहे हैं तो कस्टमर का नाम अगर थोड़ा सा डिफरेंस रहा, या तो हम जो रेफरेंस नंबर डिफाइन करते हैं सिस्टम के अंदर वो और बैंक के अंदर जो रेफरेंस नंबर आया हुआ है उसमें कोई डिफरेंस है, तो इन सारी चीजों के अंदर जो सिस्टम का प्रोसेस रहता है, चाहे हम मैनुअल या ऑटो रिकंसिलिएशन का बात करें, तो उस केसेस में सिस्टम जो है इसको सीधा सीधा एप्लीकेशन के अंदर
कंसीडर नहीं करता है। तो इसके लिए रेज़ोल्यूशन ये रह सकता है कि हम दोनों ही ट्रांज़ैक्शन जो स्टेटमेंट में है और हमारे सिस्टम में है, उसको प्रॉपर्ली मैच करें और उसको जहाँ पे भी रिक्वायर्ड है, वहाँ पे मैन्युअली इसको करेक्ट करें। अब नॉर्मली आप बोलेंगे मैन्युअली करेक्ट करने के लिए बैंक स्टेटमेंट इज नॉट द राइट वे, सो दैट इज आल्सो करेक्ट। तो बैंक स्टेटमेंट को तो हम चेंज नहीं कर सकते, बैंक का एक्चुअल ट्रांजैक्शन है। सो इफ रिक्वायर्ड वी कैन डेफिनेटली मेक द नेसेसरी चेंजेस, जो भी रिक्वायर्ड होंगे वो हम सिस्टम के अंदर उसको प्रॉपर कर सकते हैं, ताकि वो मिसमैच जो है वो हम उसके अंदर से हटा सके, राइट। सो ये 3 जो सिनेरियोस है, उसमें से ये जो लास्ट वाला सिनेरियो है, ये ज़्यादा प्रॉपर्ली एक्सप्लेन जब हम कर पाएँगे, जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा थ्रू सीएसवी फाइल जो इंपोर्ट होता है फॉर ऑटो बैंक रिकंसिलिएशन, उसमें आपको ये सिनेरियो ज़्यादा से प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर पाऊँगा, ठीक है? सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो हम सीधा एक मैं आपको पूरा जो प्रोसेस है वो थ्रू एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ, ताकि ये जो मैंने आपको सिनेरियोस दिखाए और जो एक्चुअल प्रोसेस है वो किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। लेट मी गो टू बिजनेस सेंट्रल। या अच्छा, गुलशन, इन बिटवीन अगर तुमको लगे कि लैगिंग हो रहा है, मतलब Okay, no प्रोसेस issue. मेरा आगे पीछे जा रहा है, देन लेट मी नो, बिकॉज Sure. मुझे लग रहा है थोड़ा सा नेट कनेक्टिविटी इशू मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। सो Okay, okay, no प्लीज problem. लेट मी नो। या Okay. ओके। सो मैं जैसे एक्सप्लेन कर रहा था दैट बैंक रिकंसिलिएशन का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस हम किस तरीके से सिस्टम में एग्जीक्यूट करेंगे। सो मैंने यहाँ पे मेरा जो रोल सेंटर है फॉर माय यूजर अकाउंटेंट सिलेक्ट किया हुआ है। सो आप देख सकोगे सारे जो मेनू के जो आइटम्स है वो अकाउंटेंट के रेलेवेंट में है, फाइनेंस पार्ट के है। सेकेंडली, इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमने जो हम बोल सकते हैं कि जो हमने प्लेटफॉर्म लिया है बिजनेस सेंट्रल का, और जो लोकलाइजेशन लिया है दैट इज इंडियन लोकलाइजेशन क्रोनस इंडिया, राइट। सो इन कैश मैनेजमेंट हमारे पास एक एक्शन रहता है बैंक अकाउंट रिकंसिलिएशन। सो मैं बैंक अकाउंट रिकंसिलिएशन में जाऊंगा। दिस इज लाइक नॉर्मल, जो हमारे बाकी के भी जो लिस्ट पेजेस होते हैं, ये सिमिलर काइंड ऑफ लिस्ट पेज है हमारे पास। न्यू एक्शन पे जाते तो सिस्टम हमें एक ब्लैंक बैंक अकाउंट रिकंसिलिएशन कार्ड ओपन करके देता है। नाउ आप यहाँ पे नोटिस करो, नो बैंक स्टेटमेंट लाइन्स एग्जिस्ट, चूज द इंपोर्ट बैंक स्टेटमेंट एक्शन टू फिल द लाइन्स फ्रॉम अ फाइल। ये जैसे नॉर्मली हर एक जगह पे बिजनेस सेंट्रल के अंदर एक अलर्ट आता है, सिस्टम हमें सजेस्ट करता है, दिस इज वन काइंड ऑफ अ सजेशन। तो यहाँ पे बात हो रही है थ्रू इंपोर्ट सीएसवी फाइल, जो कि हम आज के दिन में कवर नहीं करने वाले। आई एम रिमूविंग इट। सो मैं आपको फटाफट से ये जो सारे टैब्स है वो टैब्स के फील्ड्स के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पर्टिकुलरली फर्स्ट इन जनरल टैब, बैंक अकाउंट, ऑफ कोर्स हम किस बैंक अकाउंट के लिए रिकंसिलिएशन कर रहे हैं हमें वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने सिलेक्ट किया है चेकिंग अकाउंट, राइट। अब आप नोटिस करो स्टेटमेंट नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली फिल होके आ गया, राइट। 26 नंबर। अब ये जो स्टेटमेंट नंबर आता है, ये एक्चुअली में सिस्टम के अंदर बाय डिफॉल्ट प्रोविजन है, ये नैव में भी अवेलेबल है एंड बिजनेस सेंट्रल एज वेल, कि जब भी हम फर्स्ट कोई भी एक बैंक रिकंसिलिएशन प्रोसेस करते हैं और उसको पोस्ट कर देते हैं, तो जो हमारा स्टेटमेंट नंबर डिफाइंड होता है एट दैट टाइम, सिस्टम वो लास्ट एज अ लास्ट स्टेटमेंट नंबर बैंक अकाउंट कार्ड के अंदर उसको स्टोर कर देता है। मैं आपको फटाफट से दिखा भी देता हूँ। So if you go to this one and edit,
दूसरे पेन में ओपन कर देते हैं। सॉरी, पोस्टिंग टैब के अंदर, पोस्टिंग टैब में आप देखोगे लास्ट स्टेटमेंट नंबर। सो जो प्रीवियसली जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पोस्ट हुआ होगा उसका नंबर सिस्टम जो है ये यहाँ पे स्टोर कर देता है। एंड सेकंड एक चीज है, मैं आपको वापस से दिखा देता हूँ। द लास्ट स्टेटमेंट नंबर एंड द बैलेंस लास्ट स्टेटमेंट। बैलेंस लास्ट स्टेटमेंट मतलब ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि लास्ट स्टेटमेंट जो हमने पोस्ट किया था उसका बैलेंस क्या था। तो आप ये मान के चलो कि जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि पीरियोडिकली आपके पास बैंक के पास से स्टेटमेंट आते हैं, राइट? और वो स्टेटमेंट आप रिकंसिलिएशन प्रोसेस एग्जीक्यूट करते हैं टू रिकंसाइल द ट्रांजैक्शन इन सिस्टम। तो लास्ट स्टेटमेंट जो आपके पास आया था थ्रू बैंक, उसका जो बैलेंस था वो बैलेंस क्या था जो कि आपने पोस्ट किया था, वो बैलेंस रहेगा ये। सो मैंने एक एग्जांपल ऑलरेडी स्टोर करके रखा हुआ है जिसमें कि लास्ट बैलेंस था 650,000 क्रेडिट, राइट? सो लास्ट स्टेटमेंट नंबर है मेरे पास 25 और बैलेंस लास्ट स्टेटमेंट मेरे पास है 650,000, 6,50,000। तो ये दोनों ऑलरेडी बैंक कार्ड से हमारे पास ऑटो फिल होके आ जाएंगे। ये आप नोटिस करो, ये फील्ड जो है वो नॉन एडिटेबल है, ये सिस्टम ऑटोमेटिकली मैनेज करता है एज पर द बैंक कार्ड। द नेक्स्ट इज स्टेटमेंट एंडिंग बैलेंस। अब स्टेटमेंट एंडिंग बैलेंस जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि जब भी हमारे पास बैंक के पास से स्टेटमेंट आता है तो उसका एक एंडिंग बैलेंस होगा। जैसे प्रीवियस स्टेटमेंट के लिए था 650,000, अभी मान लो मेरे पास यहाँ पे स्टेटमेंट एंडिंग बैलेंस जो है वो आ रहा है 21,13,000 क्रेडिट, लेट्स से, राइट? तो ये आप मान के चलो, ये आप अज्यूम कर सकते हो कि आपके पास बैंक के पास से स्टेटमेंट आया है यूजर के पास एंड उसका एक फिजिकल कॉपी है एंड यूजर कैन सी दैट बैंक जो लास्ट बैलेंस आया हुआ है वो है 21,13,000 क्रेडिट एज पर द बैंक स्टेटमेंट। तो वो हम स्टेटमेंट एंडिंग बैलेंस के अंदर सेट कर देंगे, राइट? सो बैंक अकाउंट सिलेक्ट हो गया, स्टेटमेंट नंबर ऑटोमेटिकली आएगा, बैलेंस लास्ट स्टेटमेंट अगेन एज पर द बैंक कार्ड एंड करंट जो स्टेटमेंट है उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हम यहाँ पे सेट करेंगे। और एक चीज है स्टेटमेंट डेट। ये जो स्टेटमेंट डेट है ये बैंक अकाउंट स्टेटमेंट हमने किस डेट का हम यूज कर रहे हैं फॉर रिकंसिलिएशन, दैट स्टेटमेंट डेट वी नीड टू सिलेक्ट हियर, राइट? सो फॉर एग्जांपल यूजुअली ये नहीं होगा लेकिन आज संडे है बट स्टिल मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ 12th ऑफ दिसंबर, राइट? सो ये जो है ये पूरा डिटेल्स हमारा बैंक का स्टेटमेंट नंबर क्या है, स्टेटमेंट डेट क्या है, स्टेटमेंट एंडिंग बैलेंस क्या है, एक्चुअल एंडिंग बैलेंस वो हमने सेट कर दिया हुआ है। नाउ राइट, ये जो मिडल का जो पेन है, बैंक स्टेटमेंट लाइंस एंड बैंक अकाउंट लेजर एंट्रीज, मैं इसके ऊपर आता हूँ क्योंकि यही जो है ये हमारा मेन प्रोसेस है जो कि इन दो पेन्स के थ्रू एग्जीक्यूट होगा। लेकिन उससे पहले ये जो है बैंक अकाउंट लेजर एंट्रीज, इसके टोटल्स के बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं ताकि बिटवीन द प्रोसेस वो कंफ्यूजन कम रहे। तो यहाँ पे हमारे पास तीन फील्ड्स है। फर्स्ट फील्ड इज टोटल ऑन आउटस्टैंडिंग चेक्स, सेकंड इज बैलेंस टू रिकंसाइल एंड लास्ट वन इज द बैलेंस। अब बैलेंस जो फील्ड है ये एक्चुअली में आप राइट पैन के अंदर देखोगे तो यहाँ पे हमारे एक्चुअल बैंक अकाउंट लेजर एंट्रीज आते हैं। मतलब कि हमने सिस्टम के अंदर जो भी एंट्रीज पोस्ट करी है थ्रू बैंक रिसीट और बैंक पेमेंट, वो सारे ही एंट्रीज अप टू दिस पीरियड, ठीक है? तो 12 तारीख तक के हमारे जितने भी होंगे ट्रांजैक्शंस वो सारे ही हमें सिस्टम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक ऐड करके दे देता है जो हमारी एक्चुअल
बैंक अकाउंट लेजर एंट्रीज है, राइट। सो ये सारी एंट्रीज जो है इनका एक जो बैंक अकाउंट का मतलब जो हमारा बैंक अकाउंट है उसका जो टोटल है वो टोटल हमें मिलेगा यहाँ पे बैलेंस। तो अगर आप इसके अंदर जाओगे, स्पेसिफाइज द बैलेंस ऑफ द बैंक अकाउंट सिंस द लास्ट पोस्टिंग, मतलब कि हमने पहला पोस्टिंग किया था वो इस वैल्यू से किया हुआ था 6,50,000। उसके बाद हमारे पास जितना भी नए ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उसका टोटल एंड इंक्लूडिंग एनी अमाउंट इन द टोटल ऑन आउटस्टैंडिंग चेक्स फील्ड, राइट। सो आउटस्टैंडिंग चेक्स फील्ड जो है वो यहाँ, ये जो हमारा बैलेंस है वो इस तरीके से रहेगा। अब टोटल ऑन आउटस्टैंडिंग चेक्स मतलब ये है कि हमारे जितने भी ट्रांजेक्शन्स जिसके अंदर की हमारे चेक लेजर एंट्रीज क्रिएट हुए हैं, मतलब कि हमारे चेक मैनुअल चेक या तो ऑटोमेटिक चेक के जो ट्रांजेक्शन्स है उसका जो टोटल रहेगा यहाँ पे, अब वो हमें मिलेगा यहाँ से चेक लेजर एंट्री के बेसिस पे कि हमारी जितनी चेक लेजर एंट्रीज हुई होंगी थ्रू ट्रांजेक्शन्स उसका जो टोटल रहेगा वो हमें यहाँ पे मिलेगा। एंड बैलेंस टू रिकंसाइल, मतलब कि जो हमें टोटल बैलेंस रिकंसाइल करना है इंक्लूडिंग चेक लेजर एंट्रीज है या चेक लेजर एंट्रीज नहीं है, हमारे पास जितने भी टोटल ट्रांजेक्शन है जिसका कि हमें रिकंसिलिएशन करना है ये हमें बैलेंस यहाँ से मिलेगा। एंड अगेन द बैलेंस जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि बैंक कार्ड का जो हमारा एक्चुअल बैलेंस होगा, लेट मी गो बैक हियर। आप यहाँ पे चेक करो बैंक का जो एक्चुअल बैलेंस है वो हमारे पास है 21,13,000, राइट। सो यही बैलेंस जो है वो सिस्टम हमें यहाँ पे दिखा रहा है, राइट। सो ये तीन फील्ड से अभी यूजुअली ये तीनों फील्ड के अंडरस्टैंडिंग में मतलब कई बार इश्यूज आते हैं, मुझे भी इनिशियली आए थे कि ये तीनों फील्ड एक्चुअली किस तरीके से वर्क करते हैं। सो ये जो दो फील्ड्स है इनका डिफरेंस है ड्यू टू डिफरेंस ऑफ चेक लेजर एंट्रीज, मतलब किसी ट्रांजेक्शन में चेक लेजर एंट्रीज है किसी ट्रांजेक्शन में नहीं है। सो बेस्ड ऑन दैट हमें ये बैलेंसेस डिफरेंट वे में मिलेंगे, right? And the total balance is the balance on the bank account card after the last statement. So ये पार्ट हो गया हमारे एक्चुअल बैंक अकाउंट लेजर एंट्रीज के टोटलिंग के लिए। सिमिलरली हमारे बैंक स्टेटमेंट लाइन के जो बैलेंसेस आएंगे उसके भी यहाँ पे टोटल्स बैलेंसेस हमें मिलते हैं। तो राइट नाउ अगर आप चेक करोगे तो बैलेंस क्या है कि जो हमारा लास्ट स्टेटमेंट का बैलेंस था वो लास्ट स्टेटमेंट का बैलेंस हमें यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मिल रहा है, राइट। सो अभी आप इस फील्ड का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन एक बार देख ले तो बैलेंस कंसिस्टिंग ऑफ बैलेंस लास्ट स्टेटमेंट प्लस द बैलेंस दैट हैज अक्यूमुलेटेड इन द स्टेटमेंट अमाउंट, मतलब कि यहाँ पे जो लाइन होगी वो लाइन के अंदर जो भी बैलेंस है हर एक लाइन के बाद वो बैलेंस यहाँ पे ऐड होके हमें दिखेगा। तो जब मैं आपको प्रोसेस में दिखाऊंगा और यहाँ पे स्टेटमेंट लाइन जनरेट होगी तब आपको ये इस फील्ड के टोटल का एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। सिमिलरली टोटल बैलेंस मतलब यहाँ पे जितनी लाइंस होगी उन सब का टोटल, और डिफरेंस, तो डिफरेंस के लिए मैं आपको बाद में लेके जाता हूँ कि किस तरीके से डिफरेंस के अंदर वैल्यू आ सकता है, उसके लिए हम उसको हैंडल कैसे कर सकते हैं। सो राइट नाउ मैं आपको एक प्रोसेस फर्दर एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिसमें कि हमारा अज्यूमिंग एक फिजिकल स्टेटमेंट है जिसका कि एंडिंग बैलेंस हमारे पास है 21,13,000। अब ये आप मान के चलो कि ये एक स्टैंडर्ड सिनेरियो है जिसमें कि कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है, मतलब कि हमारे बैंक के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन पोस्ट हुए हैं सिस्टम के अंदर और हमारे एक्चुअल बैंक स्टेटमेंट में जो ट्रांजैक्शंस है वो बिल्कुल सेम है और सारे के सारे यूजुअली मैच होंगे जो कि ज्यादातर सिनेरियो में होता है, राइट। सो यहाँ पे टिल 12th ऑफ दिसंबर हमारे पास इन टोटल 5 एंट्रीज है एज पर बैंक अकाउंट लेजर एंट्रीज। अब जो प्रोसेस है कि हम बैंक स्टेटमेंट जो है उसकी एंट्रीज को यहाँ पे रिकंसिलिएशन के लिए कैसे लेके आए।
तो उसके लिए हमारे पास सिस्टम के अंदर दो ऑप्शन है फॉर मैनुअल प्रोसेस। नंबर वन की विच इज नॉट डिजायरेबल और कोई नहीं करेगा, बट स्टिल यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट के बेसिस पे जितने भी एंट्रीज है वो एंट्रीज को मैन्युअली यहाँ पे एंटर करें और फिर उसको मैच करें, जो कि डिजायरेबल नहीं है, ना कोई करेगा। नाउ सेकंड ऑप्शन इज, हम अगर प्रोसेस में जाए तो प्रोसेस में हमारे पास एक एक्शन है सजेस्ट लाइंस, राइट। सो मैं अगर सजेस्ट लाइन करूंगा तो एक बैच जॉब रन होता है। वो बैच जॉब क्या करता है, जिसमें कि कुछ कुछ पैरामीटर्स दिए हैं। अब क्या पैरामीटर्स है वो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि थोड़ा ज्यादा अंदाजा रहे आपको। स्टेटमेंट पीरियड, स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, मतलब कि आपको स्टेटमेंट के जो लाइंस सिस्टम के अंदर से जो गेट करवाने हैं एज अ बैंक स्टेटमेंट लाइन करस्पॉन्डिंग टू द बैंक अकाउंट लेजर एंट्री, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आउट ऑफ द सिस्टम कोई डेटा नहीं है। तो सजेस्ट लाइन के अंदर सिस्टम क्या करता है कि सिस्टम की जो बैंक अकाउंट लेजर एंट्रीज है या तो चेक लेजर एंट्रीज है, उसी का डेटा जो है एज अ बैंक स्टेटमेंट लाइन हमें इंसर्ट करके दे देता है एज अ सजेस्टेड लाइंस। ओके, सो फॉर दैट हम कौन से पीरियड का डेटा कंसीडर करना चाहते हैं, दैट पीरियड वी नीड टू गिव। अब यहाँ पे एक माइक्रोसॉफ्ट ने खुद सजेस्ट किया हुआ है कि नॉर्मली हमें स्टार्टिंग डेट जो है वो कंसीडर नहीं करना चाहिए, कोई स्पेसिफिक डेट नहीं देना चाहिए, सो दैट कोई भी ओपन ट्रांजेक्शन होगा, अनरिकंसाइल्ड ट्रांजेक्शन होगा, वो सारा ही कंसीडर हो जाए टिल द एंड डेट, राइट। सो एंड डेट लेट से मैंने सिलेक्ट किया हुआ है 12 दिसंबर, मतलब कि सिस्टम 12 दिसंबर तक के सारे ही ट्रांजेक्शन जिसके रिकंसिलिएशन अभी पेंडिंग है, विच आर इन ओपन स्टेट, ये सारे ही ट्रांजेक्शन कंसीडर करके डेटा हमें दिखाएगा, राइट। नाउ जब मैं बात कर रहा हूँ कि सारा डेटा जो है वो सिस्टम लेके आएगा, तो ये डेटा जो है वो है हमारा पोस्टेड बैंक ट्रांजैक्शन, मतलब कि हमारा बैंक अकाउंट लेजर एंट्रीज, राइट। सो 12 तारीख तक का जो सारा डेटा है वो सिस्टम लेके आएगा। और ये जो दो बुलियन फील्ड्स है, इसमें से ये जो लास्ट वाला फील्ड है वो हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट सेशन के एजेंडा में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, वो आगे मैं दिखाता हूँ आपको। बट एंड सेकेंडली इंक्लूड चेक्स वाला जो है वो मैं आपको इस सिनेरियो के बाद में एक्सप्लेन कर देता हूँ। बट फर्स्ट हम ये मान के चलते हैं कि भाई 12 तारीख तक का जो भी ट्रांजेक्शन है वो हमें रिकनसाइल करना है, एंड वी प्रेस ओके। तो आप नोटिस करो, दो चीज आपको यहाँ पे नोटिस करना है। पहला चीज ये है कि सिस्टम ने जो भी डेटा इंसर्ट किया है वो सारा ही डेटा इसके सामने जो बैंक अकाउंट लेजर एंट्रीज जो है उसके साथ मोर और लेस मैच कर रहा है, राइट। दूसरा चीज ये है कि यहाँ पे आप इसका कलर देखोगे, कोडिफिकेशन वो ग्रीन है। दैट मीन्स कि सिस्टम ने, जैसे ही हमने बैच जॉब रन किया है, तो सिस्टम ने सारी ही बैंक अकाउंट लेजर एंट्रीज जो है उसको यहाँ पे लेके और सामने एक्चुअल बैंक अकाउंट लेजर एंट्रीज और एक्चुअल बैंक स्टेटमेंट एंट्रीज जो है वो बिल्कुल करस्पॉन्ड कर रही है एक दूसरे से, ये चेक करते हुए सिस्टम ने सारे अप्लाई कर दिए हैं, राइट। सो अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो हमें सिस्टम का डेटा रिकंसाइल करना है, बैंक अकाउंट लेजर एंट्रीज रिकंसाइल करनी है। तो बैंक स्टेटमेंट के सामने हमारी बैंक अकाउंट लेजर एंट्री जो भी प्रॉपरली रिकंसाइल्ड हो रही है, इसके सामने ये अप्लाइड वाला जो बुलियन है ये बाय डिफॉल्ट यस हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे सारी की सारी एंट्रीज जो है ये रिकंसाइल्ड हो चुकी है, बैंक स्टेटमेंट एंड सिस्टम का डेटा बिल्कुल मैच कर रहा है। दिस इज अ आइडियल सिनेरियो। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सिस्टम ने ये जो है, ऑब्वियसली ये बैंक अकाउंट लेजर एंट्रीज ही है, तो ये तो सामने सामने मैच होने ही थे, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो बिल्कुल ये सही बात है कि सजेस्ट लाइन जब भी सिस्टम करता है, तो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि सिस्टम बैंक अकाउंट लेजर एंट्री को ही एज अ बैंक स्टेटमेंट लाइंस कंसीडर करके लाता है एंड देन अप्लाई कर देता है, राइट। अभी
यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसके जो फील्ड्स है उसका भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। ट्रांजैक्शन टाइप जो रहेगा बैंक स्टेटमेंट लाइन, दैट इज बैंक स्टेटमेंट के अंदर जो हमारे पास नॉर्मली जो ट्रांजैक्शन का डेट रहता है वो हमें मिलेगा। ट्रांजैक्शन टाइप, अब ट्रांजैक्शन टाइप में हमारे पास 3 ऑप्शंस है, 3 टाइप रहते हैं, बैंक अकाउंट लेजर एंट्री, चेक लेजर एंट्री एंड डिफरेंस। अब तीनों का यूज जो है वो इस तरीके से है कि बैंक अकाउंट लेजर एंट्री मतलब सिस्टम जो है यहाँ पे सिस्टम के अंदर जो हमारी बैंक अकाउंट लेजर एंट्रीज जो है उसको कंसीडर कर रहा है फॉर रिकंसिलिएशन पर्पस। सेकंड इज चेक लेजर एंट्री, मतलब कि अगर ये चेक लेजर एंट्री है तो सिस्टम जो है वो हमारा जो चेक लेजर एंट्रीज क्रिएट होता है उसको कंसीडर कर रहा है फॉर रिकंसिलिएशन। एंड द थर्ड वन इज डिफरेंस। ये डिफरेंस वाले पे मैं आपको अगेन एक सिनेरियो पे लेके जा रहा हूँ आगे, उसके अंदर आपको ज्यादा समझ में आएगा कि ये डिफरेंस वाला सिनेरियो हम कौन से केस में यूज करेंगे, राइट। सो फॉर नाउ एक आइडियल सिनेरियो है जिसमें कि हमने एक सिस्टम का बाय डिफॉल्ट जो बैच जॉब है सजेस्ट लाइन उसको यूज किया है, एंड सिस्टम ये करेगा कि सारे जो एंट्रीज है उसको सामने सामने मैच करके रिकंसाइल कर रहा है। तो सारी ये एंट्रीज हमारे पास यहाँ पे एज पर एप्लीकेशन प्रॉपर है एंड ऑल द एंट्रीज आर अप्लाइड। ये बिल्कुल नॉर्मल सिनेरियो है जिसमें कि कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है, राइट। अब जो सेकंड पार्ट आएगा, जो सेकंड सिनेरियो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वो रहेगा कि यहाँ पे आपके बैंक स्टेटमेंट के अंदर अ, जो वैल्यूज है और जो आपका बैंक अकाउंट लेजर एंट्रीज है वो मिसमैच हो सकते हैं। जो सिनेरियो हमने यहाँ पे पीपीटी में जो चेक कर रहे थे वो सिनेरियो पे मैं आपको लेके जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बैलेंसेस पे अगेन लेके जाना चाहूंगा। तो जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि ये जो हमारा स्टेटमेंट एंडिंग बैलेंस है ये हमारा टोटल बैलेंस के साथ मैच करेगा। तो अगर टोटल बैलेंस का अगर हम एक्सप्लेनेशन अगर देखें यहाँ पे टूल टिप में जो कि बहुत अच्छा एक फीचर है बिजनेस सेंट्रल में, बहुत यूजफुल भी है। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि बैलेंस लास्ट स्टेटमेंट प्लस द बैलेंस इन द स्टेटमेंट अमाउंट फील्ड। तो बैलेंस लास्ट स्टेटमेंट जो था हमारे पास 6,50,000 एंड यहाँ पे ये जो सारे अमाउंट्स है इन सारे अमाउंट्स का अगर हम टोटल करेंगे तो हमें ये टोटल वैल्यू मिलेगा 21,13,000। नाउ अगर आप इसको नोटिस करें तो मैं फर्स्ट लाइन पे हूँ, तो फर्स्ट लाइन पे मुझे सिस्टम क्या दिखा रहा है कि मेरा ओपनिंग बैलेंस था 6,50,000 एंड उसके बाद 9,000 डेबिट हुआ है। सो आफ्टर ईच स्टेटमेंट लाइन मेरा बैलेंस क्या होगा ये हमें इस बैलेंस फील्ड के अंदर मिलेगा। तो मेरा फर्स्ट लाइन के बाद मेरा बैलेंस जो रहेगा वो 641,000 रहेगा। अगेन मैं नेक्स्ट लाइन पे जाता हूँ तो वो बढ़ के हो गया 7,01,000, देन अगेन 19,61,000। सो इस तरीके से मैं अगर लास्ट लाइन पे खड़ा हूं तब जाके मेरा बैलेंस और टोटल बैलेंस ये दोनों फील्ड का जो वैल्यू है ये नॉर्मली हमें सिमिलर मिलेगा। सो ये भी कई बार इनफैक्ट मुझे भी बहुत क्वेश्चन हो रहा था कि भाई ये क्या हो रहा है, और अ, अ, बहुत सारे कंसल्टेंट्स जो है उनको ये शायद नहीं पता होता है कि भाई ये डिफरेंस ये बैलेंस और टोटल बैलेंस के अंदर ये क्यों इस तरीके का वैल्यू आता है। तो पहला हमारा चीज ये होता है चेक करने के लिए कि भाई ये डिफरेंस या तो रिफ्रेश नहीं हो रहा है, जो कि मैं भी पहले एक बार सोच रहा था कि भाई ये वैल्यू सेट हो रही है लेकिन शायद पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। लेकिन व्हेन वी चेक दिस वैल्यूज तो हमें रियलाइज होता है कि भाई ये जो बैलेंस है वो हर एक लाइन के बाद में उसका जो एक्चुअल बैलेंस होना चाहिए एज पर द बैंक स्टेटमेंट वो हमें सिस्टम दिखाता है, और यहाँ पे है टोटल बैलेंस। डिफरेंस पे मैं आता हूँ। सो अभी तक जो मैंने एक्सप्लेन किया उसके अंदर बिल्कुल आइडियल सिनेरियो एक्सप्लेन किया है जिसमें कि हमारा बैंक अकाउंट लेजर एंट्रीज और बैंक स्टेटमेंट लाइंस बिल्कुल
सिमिलर है, कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है। हमने प्रोसेस में गए, हमने सजेस्ट लाइन किया और सजेस्ट लाइन करते ही सिस्टम ने जो पूरा प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट करके सारे एंट्रीज को मैच करके उसका एप्लीकेशन कर दिया। तो इसके बाद सिर्फ एक प्रोसेस बचता है, पोस्टिंग में जाइए और पोस्ट कर दीजिए। सो दिस इज एन आइडियल सिनेरियो। अभी हम जरा सा डिफरेंस वाले सिनेरियो पे आते हैं, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि स्टेटमेंट का और हमारा बैंक अकाउंट लेजर एंट्रीज है एक्चुअल में, उसमें कुछ डिफरेंस है, राइट? तो मैं यहाँ पे फॉर नाउ इस चीज को मैं डिलीट कर देता हूँ, या तो फिर अनअप्लाई कर देते हैं, दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन। सो हम मैचिंग में जाके इसको रिमूव मैच कर सकते हैं। सो ड्यूरिंग द प्रोसेस मैं आपको ये भी दिखाते जा रहा हूँ कि सिस्टम के अंदर जो सारे ऑप्शंस है फॉर एग्जीक्यूशन वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो पहला जो हमने प्रोसेस देखा दैट इज सजेस्ट लाइन। सो सजेस्ट लाइन में सिस्टम ऑटोमेटिकली मैचिंग का प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट कर देता है। वो प्रोसेस कौन सा एग्जीक्यूट करता है? दैट इज मैच ऑटोमेटिकली, राइट? सो जैसे ही हमने सजेस्ट लाइन किया, सिस्टम ने लाइंस क्रिएट किए एंड देन मैच ऑटोमेटिकली वाला जो फंक्शन है उसको एग्जीक्यूट किया। तो ऑटोमेटिकली ये सारी ही जो डिटेल्स है, ये सामने सामने जो एंट्रीज है वो मैच हो जाती है। दैट इज द फर्स्ट केस, मैच ऑटोमेटिकली। नाउ अभी मैं जो आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज मैच मैन्युअली ऑप्शन। अब वो किस तरीके से वर्क करता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बट बिफोर दैट हमने ये मैचिंग जो था वो हटा दिया है। तो अगेन मैं जैसे आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि मैच ऑटोमेटिकली अगर मैं एग्जीक्यूट करूं तो यहाँ पे सिस्टम हमें एक और ऑप्शन देता है फॉर फिल्टरिंग कि ट्रांजैक्शन डेट टॉलरेंस क्या रखना है। अब नॉर्मली क्या होता है कि हमने पोस्टिंग किया है सिस्टम के अंदर फॉर एग्जांपल 10 तारीख को, और बैंक के स्टेटमेंट में वो डेटा एक्चुअली में रिफ्लेक्ट होता है आफ्टर 1 डे, राइट? तो हमने 10 तारीख को फॉर एग्जांपल एक चेक डिपॉजिट किया है, वो 10 तारीख को किया है, उसका क्लियरेंस डिटेल हमें मिलेगा 11 तारीख के अंदर। तो बैंक के स्टेटमेंट में वो रिफ्लेक्ट होगा 11 तारीख में। तो हमें जब ये हम प्रोसेस एग्जीक्यूट करते हैं फॉर मैचिंग पर्पस, तो हम दे सकते हैं कि हम 1 या 2 दिन का टॉलरेंस दे, जिसमें कि हमारा जो एक्चुअल बैंक अकाउंट लेजर एंट्री है उसका जो पोस्टिंग डेट है उससे प्लस या माइनस लेट्स से फॉर एग्जांपल 1 डे। मतलब कि 10 तारीख है तो 11 तारीख तक में जो भी उसका अगर मैचिंग वाला डेटा मिलता है तो सिस्टम उसको कंसीडर करेगा और उसको मैच करने के लिए ट्राई करेगा। सो लेट्स से यहाँ पे हमने टॉलरेंस डेज दिया है 1। अगर हम यहाँ पे इसको 0 रखते हैं या तो फिर ब्लैंक रखते हैं, तो सिस्टम फाइंड करेगा कि एग्जैक्ट मैच अगर हो रहा है तो ही वो जाके अप्लाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब ये भी जो चीज है ये आपको इन डिटेल समझ में आएगी जब हम ऑटो रिकंसिलिएशन वाला थ्रू सीएसवी प्रोसेस एग्जीक्यूट करेंगे। तब इन सारे मिसमैचेस में आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि भाई हाँ डिस्क्रिपेंसी कौन से केसेस में आ सकती है। फिलहाल के लिए हमने सजेस्ट लाइंस किया हुआ है तो नॉर्मली डिस्क्रिपेंसी कम रहेगी, बट स्टिल ये प्रोसेस का तो एक पार्ट है जो कि समझना जरूरी है। तो आप अगर इसका डिस्क्रिप्शन देखें तो यहाँ पे देखा है स्पेसिफाइज द स्पान ऑफ डेज बिफोर एंड आफ्टर बैंक अकाउंट लेजर एंट्री पोस्टिंग डेट विद इन विच द फंक्शन विल सर्च फॉर मैचिंग ट्रांजेक्शन डेट्स। ठीक है, तो ये टूल टिप के अंदर बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये इससे ही पता चल जाता है। तो यहाँ पे अभी तो मैं ब्लैंक रखूंगा तो भी दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो मैं यहाँ पे एक इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ ब्लैंक रख के एंड ओके। तो यहाँ पे मैसेज आ गया 5 रिकंसिलिएशन लाइंस आउट ऑफ 5 आर मैच्ड। ओके, तो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि जैसे ही हम सजेस्ट लाइंस एग्जीक्यूट करते हैं सिस्टम इंटरनली मैच ऑटोमेटिकली जो ये फंक्शन है इसी को एग्जीक्यूट कर लेता है, राइट? नाउ अगेन मैं इसमें से
जो सेकंड सिनेरियो है हमारा, अब मैं उस पे आपको लेके जाता हूँ कि जब हमारा डिफरेंस हो रहा है हमारे बैंक अकाउंट लेजर एंट्री में और बैंक स्टेटमेंट लाइन के बीच। तो एक सिनेरियो ये हो सकता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये जो 11 तारीख का जो हमारा ट्रांजैक्शन है, जिसमें कि 12,60,000 का 12,60,000 का एक ट्रांजैक्शन है और उससे पहले 10 तारीख का है। अब हमारे वेंडर दोनों सेम ही है, राइट? दोनों ट्रांजैक्शन के लिए सेम वेंडर हमारा यूज हो रहा है। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल ये जो लाइन है वो हमारे बैंक स्टेटमेंट में अवेलेबल नहीं है। सो आई एम रिमूविंग इट और अज्यूम करते हैं कि हमारे बैंक स्टेटमेंट में इन दोनों का एज ए टोटल वैल्यू हमारे पास आया हुआ है, दैट इज 13,20,000, राइट? तो आप नोटिस करो सामने में जो भी एप्लीकेशन था वो रिमूव हो चुका है, राइट? तो सिस्टम के पास जो है वो एग्जैक्ट मैचिंग करने वाला कोई भी बैंक अकाउंट लेजर एंट्री अवेलेबल नहीं है जो कि करस्पॉन्ड करता है इस ट्रांजैक्शन को। अब जो है ये एज एन अकाउंटेंट या बैंक स्टेटमेंट में जो डिटेल्स आया हुआ है वो डिटेल्स के ऊपर से हमें इतना ये समझ आ रहा है कि भाई ये जो 13,20,000 का जो एंट्रीज है ये ये हमारी दो एंट्रीज को करस्पॉन्ड करता है, सामने में जो कि 10 तारीख में थी और 11 तारीख में थी, 12,60,000 एंड 60,000। सो मैं आपको अभी जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये प्रोसेस है मैन्युअली मैच का, ठीक है? तो मैन्युअली मैच करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि लेफ्ट पैन में जहाँ पे बैंक स्टेटमेंट लाइन है, बैंक स्टेटमेंट लाइन को हम सिलेक्टेड रखेंगे और बैंक अकाउंट लेजर एंट्रीज जो है यहाँ से हम जो भी एंट्रीज जिसको कि हमें कंसीडर करना है टू मैच अगेंस्ट दिस वैल्यू फ्रॉम बैंक स्टेटमेंट लाइन, वो हम सिलेक्ट करेंगे, लेट्स से फर्स्ट 2 लाइंस, ठीक है? तो ये जो दो एंट्रीज है ये मैंने सिलेक्ट किया है अगेंस्ट बैंक स्टेटमेंट लाइन 13,20,000 और अगर मैं इसको मैचिंग के एक्शन में जाके मैच मैन्युअली करूंगा तो इस एंट्री के सामने ये दोनों ही एंट्रीज जो है ये मैच हो गई है, राइट? अब यहाँ पे आप लेफ्ट पेन के अंदर भी देखोगे तो लेफ्ट पेन के अंदर यहाँ पे एक फील्ड होता है जिसके अंदर अप्लाइड एंट्रीज कौन सी है, मतलब काउंट ऑफ द अप्लाइड एंट्रीज, वो हमें सिस्टम देता है कि भाई ये जो बैंक स्टेटमेंट लाइन है उसके सामने दो एंट्रीज अप्लाई हुई है, राइट? सो ये एक प्रोसेस हो गया मैनुअल एप्लीकेशन का, जिसमें कि जो सिनेरियो था कि भाई दोनों जो स्टेटमेंट्स है उसके अंदर डिफरेंस है, बैंक अकाउंट लेजर एंट्री एंड बैंक स्टेटमेंट लाइंस, राइट? तो एक सिनेरियो ये होता है जिसमें कि हम मैचिंग मैन्युअली करेंगे। नाउ अगेन आई कैन गो टू दिस लाइन एंड रिमूव मैच, राइट? तो अगर सिंगल एंट्री के सामने रह के अगर मैं रिमूव मैच करता हूं तो उसके अगेंस्ट में जो भी एंट्रीज मैच हुई थी वो सारी रिमूव हो जाएगी, राइट? अगेन मैं आपको वापस से लेके चलता हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैच ऑटोमेटिकली मैं इसी को वापस से एग्जीक्यूट करता हूँ, से फॉर एग्जांपल, राइट? टॉलरेंस डेज जो है वो मैं अगेन नहीं सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड इफ आई प्रेस ओके तो यहाँ पे सिस्टम एक वार्निंग देता है, देयर आर लाइंस इन दिस स्टेटमेंट दैट आर ऑलरेडी मैच्ड विद लेजर एंट्रीज, डू यू वांट टू ओवरराइट द एग्जिस्टिंग मैचेस, ठीक है? अगर मैं इसको नो करूंगा तो सिस्टम जिस एंट्री के सामने एप्लीकेशन पेंडिंग है उसी को चेक करने जाएगा और अगर मैं यस करता हूं तो सिस्टम पूरा ही प्रीवियस डेटा जो है उसको नए मैचिंग के साथ ओवरराइट कर देगा, राइट? तो एक ये प्रोसेस हो गया कि अगर हम मैच ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें दो सिनेरियो आते हैं, सारे ही एंट्रीज हमारे अनअप्लाइड है, हम मैच ऑटोमेटिकली करेंगे एग्जीक्यूट एंड बेस्ड ऑन द पोस्टिंग डेट, डॉक्यूमेंट नंबर, कस्टमर डिस्क्रिप्शन, ये जो
3-4 फील्ड्स है, उसके बेसिस पे सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली इसका मैचिंग प्रोसेस जो है उसको कंसीडर करके एंट्रीज को अप्लाई करता है। नाउ यहाँ पे आप नोटिस करो कि मैंने जैसे ही इसको अप्लाई किया, तो एक जो एंट्री है, ये सिस्टम ने 11 तारीख वाला जो एंट्री है इसको अप्लाई कर दिया है, बिकॉज जो हमारे पास डिटेल्स थी, से फॉर एग्जांपल पोस्टिंग डेट, तो पोस्टिंग डेट मैच कर रहा था 11 दिसंबर। सेकंड जो है, हमारे पास जो डॉक्यूमेंट नंबर है, ये डॉक्यूमेंट नंबर भी यहाँ पे मैच किया है। तो ये जो रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड सिस्टम को परफेक्टली मैचिंग मिला और उस सिस्टम ने इस डेटा को अप्लाई कर दिया है। बट ये डेटा अप्लाई नहीं था क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट नंबर का मिसमैच था। तो नाउ इफ यू चेक हियर, यहाँ पे टोटल डिफरेंस का अगर हम देखें तो टोटल डिफरेंस के अंदर सिस्टम ने 60,000 का डिफरेंस क्रिएट करके दे दिया है। तो डिफरेंस कहाँ से क्रिएट होता है, तो यहाँ पे हमारे पास एक डिफरेंस का फील्ड भी है। तो 13,20,000 के सामने हमारे पास 12,60,000 का एप्लीकेशन हुआ है एंड 60,000 इज स्टिल अनमैच्ड। तो ठीक है, तो ये जो है, ये अमाउंट जो है वो डिफर कर रहा है। तो ये डिफरेंस अमाउंट हमें यहाँ पे मिलेगा। अभी जो एक चीज है कि मान लो यही सिनेरियो के साथ इफ वी वांट टू पोस्ट दैट रिकंसिलिएशन प्रोसेस, तो अगर हम ट्राई करें पोस्ट करने के लिए, डू यू वांट टू पोस्ट द रिकंसिलिएशन, सिस्टम वैलिडेशन फायर करेगा, द एप्लीकेशन इज नॉट करेक्ट, द टोटल अमाउंट अप्लाइड इज 14,03,000 एंड इट शुड बी 14,63,000। तो जो हमारा 63,000 का जो मिसमैच है, वो मिसमैच को हमें प्रॉपरली हैंडल करना पड़ेगा, अनलेस अनटिल एंड अनलेस हम उसको पोस्ट नहीं कर सकते, राइट। तो ये सिनेरियो हुआ जिसमें कि हमारा जो मैचिंग है वो प्रॉपरली नहीं हो रहा है और हमारा डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। नाउ अभी मान मान लेते मैं इसको वापस से अंडू मैच कर देता हूँ, रिमूव मैच कर देता हूँ एंड मैन्युअल मैच करते हैं। sorry, for that we need to select these two lines and matching and match manually। तो ये जो सिनेरियो हुआ जिसमें कि अभी तक की सब कुछ मैचिंग है, यहाँ पे कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है, एवरीथिंग इज ओके। नाउ जो मैं दूसरा सिनेरियो है जिसमें कि आपके स्टेटमेंट के अंदर कोई ट्रांजैक्शन आया हुआ है एंड जो सिस्टम के अंदर अवेलेबल नहीं है, हम उस सिनेरियो को देखते हैं, राइट। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एक एक्सपेंस आया हुआ है, लेट्स से बैंक चार्जेस, और बैंक ने डेबिट किया है 1000 से, ओके। तो अगर ऐसा सिनेरियो है जिसमें कि कोई ये जो ट्रांजैक्शन है ये सिस्टम के अंदर हमने एग्जीक्यूट नहीं करवाया है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगेन अगर मैं जाके अगर पोस्ट का ट्राई करूंगा, अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट तो सिस्टम ने हमें एक और वार्निंग दे दिया, स्टेटमेंट एंडिंग बैलेंस इज नॉट इक्वल टू द टोटल बैलेंस। तो अगेन अगर ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट के अंदर ये 1000 का ट्रांजैक्शन अगर सिस्टम में मतलब बैंक स्टेटमेंट लाइन के अंदर हमें मिला हुआ है, तो ये हमारा स्टेटमेंट एंडिंग बैलेंस जो है ये हमारे पास 21,13,000 नहीं होना चाहिए, ये हमारे पास होगा 21,14,000, क्योंकि ये एडिशनल एक रिकॉर्ड है जो कि स्टेटमेंट लाइन के अंदर हमें मिला हुआ है, राइट। सो नाउ मेरा स्टेटमेंट एंडिंग बैलेंस और मेरा टोटल बैलेंस ये दोनों मैच कर रहे हैं। जब तक ये मैच नहीं होगा सिस्टम हमें अगेन ये पोस्ट करने नहीं देगा, राइट। सो अभी हमारा जो दोनों साइड का जो बैलेंस है दैट इज ओके। नाउ हम चेक करते हैं कि अगेन सिस्टम हमें ये रिकंसिलिएशन पोस्ट करने देता है नहीं देता है। अगेन
सिस्टम ने जो डिफरेंस अमाउंट है उसका वैलिडेशन दे दिया है कि आपके पास जो टोटल एप्लीकेशन है दैट इज 1463 बट इट शुड बी 1464। नाउ अब इस चीज को हैंडल करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? सो सिस्टम में एक प्रोविजन है कि बैंक स्टेटमेंट के अंदर कोई ऐसे चार्जेस है जिसको हम एज अ बैंक चार्जेस या कोई भी बैंक इंटरेस्ट फीस या एनीथिंग एल्स, तो सिस्टम हमें एक ऑप्शन देता है कि हम सीधा सीधा यहीं से हम जाके उसका एक ट्रांजैक्शन पोस्ट कर सकते हैं। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं जाऊंगा प्रोसेस के अंदर और मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ ट्रांसफर टू जनरल जर्नल, राइट? सो मेरा जो भी मिसमैच ट्रांजैक्शन है वो मिसमैच ट्रांजैक्शन पे मैं फोकस रख के प्रोसेस में जाके ट्रांसफर टू जनरल जर्नल करूंगा। यहाँ पे अगेन दिस इज अ एग्जीक्यूटेबल रिपोर्ट जो कि हमें सीधा जनरल जर्नल क्रिएट करने में हेल्प करता है। सो यहाँ पे मैं एक बैच सिलेक्ट कर लूंगा, रेलेवेंट एंड मेरा टेम्पलेट एंड बैच। सो मेरा टेम्पलेट एंड बैच ये सिलेक्टेड है एंड इफ यू प्रेस ओके, सिस्टम हमें सीधा ही ले जाता है बैंक पेमेंट वाउचर के ऊपर, राइट, विथ द डेट। जो रेलेवेंट डिटेल्स है जो कि सीधा सीधा अवेलेबल है थ्रू बैंक स्टेटमेंट लाइन, वो ऑटो फिल होके आ जाएगा। तो डॉक्यूमेंट नंबर हमारे पास है, अमाउंट है, बैंक अकाउंट ऑफ कोर्स सिलेक्टेड है, जिस बैंक के अगेंस्ट में हमारे चार्जेस फॉर एग्जांपल हमें पोस्ट करने हैं। तो ये सारा ही जो डिटेल है ये ऑटो फिल होके हमें एक जर्नल लाइन क्रिएट होके मिल जाएगा। नाउ यहाँ पे हमें सिर्फ ये सिलेक्ट करना है कि हम कौन से अकाउंट पे उसको पोस्ट करेंगे। लेट्स से 9220 ओके, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन्स फॉर एग्जांपल। तो ये जीएल अकाउंट हमने सिलेक्ट कर लिया एंड इफ वी चेक लेट्स ट्राई टू प्रीव्यू पोस्ट। ओके, सो यहाँ पे कोई सच एरर है नहीं, तो मैं इस ट्रांजेक्शन को सीधा सीधा ही पोस्ट कर देता हूँ। डू यू वांट टू पोस्ट द जर्नल लाइंस? यस, जर्नल लाइंस वर पोस्टेड सक्सेसफुली। सो ये प्रोसेस जो पोस्टिंग का प्रोसेस है ये कंप्लीट होते ही आप यहाँ पे नोटिस करो जो हमारा डिफरेंस वाला ट्रांजैक्शन था जो कि हमने सिस्टम के अंदर पोस्ट किया टू रिमूव द डिस्क्रिपेंसी, वो सीधा सीधा ही सिस्टम ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे अप्लाई भी कर दिया, राइट? सो नाउ वी डू नॉट हैव एनीथिंग टू डिफर। मतलब यहाँ पे हमारा जो भी वैल्यूज है वो सारा ही सब कुछ मैच हो रहा है। मेरा स्टेटमेंट एंडिंग बैलेंस जो है दैट इज ऑल्सो ओके, टोटल बैलेंस के साथ मैच कर रहा है एंड मेरे पास कोई डिफरेंस अमाउंट नहीं है, राइट? तो इस केस में ये अगेन हमारा जो आइडियल सिनेरियो था, जो स्टैंडर्ड सिनेरियो था, वही सिनेरियो वापस से क्रिएट हो गया है एंड नाउ इफ वी ट्राई एंड पोस्ट रिकंसिलिएशन, सिस्टम बिल्कुल इसको ट्रांजैक्शन जो है इसको पोस्ट करने देगा, राइट? सो let us go and but before going to that let me check if we are missing any details. Yes, so रिमूव मैच जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया, मैं वापस से एक बार दिखा देता हूँ कि कोई भी एक लाइन है जिसके अगेंस्ट में जो भी मैचिंग हुआ है उसको अगर हमें रिमूव करना है, वी फाउंड मतलब एज ए यूजर पता चला कि नहीं ये एप्लीकेशन गलत हुआ है, सो मैचिंग एंड रिमूव मैच, सो इसका जो मैचिंग है वो रिमूव हो जाएगा। Now, okay, and if I go and match automatically let's say, और यहाँ पे मैं कोई भी टॉलरेंस डेज नहीं दे रहा हूँ और ओके कर दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो अगेन मुझे सिस्टम दिखाएगा 5 रिकंसिलिएशन लाइंस आउट ऑफ 5 आर मैच्ड, बट इसके सामने का जो एप्लीकेशन यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मेरा फोकस था और मेरा सिलेक्टेड नहीं था, तो ये एंट्री जो है ये अगेन ये यहाँ से रिमूव हो गया है। तो अगेन मुझे यहाँ पे जाके इसको मैच मैन्युअली करना पड़ेगा सो दैट इट गेट्स मैच्ड।
राइट। तो ये जो सारे सिनेरियोस है जिसमें कि एक है जो आइडियल सिनेरियो है, सजेस्ट लाइंस करके जितने भी बैंक अकाउंट लेजर एंट्रीज है वो सारे के सारे यहाँ पे मेरे पास फील्ड होके मिल रहे हैं, एंड देन वी associate them to reconcile. Now, जी हाँ, यहाँ पे जो है वो 60,000 का डिफरेंस अगेन मेरे पास ये है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके एंड मैच मैन्युअली करूँगा, देन वी हैव दिस एप्लीकेशन सक्सेसफुली। तो जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि एक सिनेरियो होता है आइडियल सिनेरियो जिसमें कि सारे एंट्रीज मैच हो रहे हैं। सेकंड सिनेरियो है जिसमें कि हमारा जो सिस्टम के अंदर जो डेटा है वो अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट में अवेलेबल नहीं है। तो जिसके लिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे 2 ट्रांज़ैक्शंस है और यहाँ पे सिंगल ट्रांज़ैक्शन है, तो उसको हमें मैन्युअली मैच करना पड़ा ताकि ये रिकंसाइल हो सके। जो सेकंड सिनेरियो था, जो डिस्क्रिपेंसी का था, वो था कि बैंक चार्जेस या बैंक इंटरेस्ट वो किसी भी वे में हो सकता है, डेबिट वे में भी हो सकता है, क्रेडिट वे में भी हो सकता है। तो बैंक चार्जेस जो है ये हम मैन्युअली ऐड करते हैं यहाँ पे, एंड देन सिस्टम गिव्स अस प्रोविजन कि ट्रांसफर टू जर्नल लाइन करेंगे, एंड जर्नल लाइन क्रिएट होगा, पोस्ट होगा, एंड पोस्ट होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली रिकंसिलिएशन लाइन जो है उसको अप्लाई कर देता है। तो ये जो 2 सिनेरियो और एक आइडियल सिनेरियो जिसका मैंने आपको इनिशियली एक्सप्लेन किया था, ये इस तरीके से एग्जीक्यूट होगा सिस्टम के अंदर। नाउ एक एक और एक सिनेरियो में दिखाता हूँ जिसके अंदर की आपको नॉर्मली सिस्टम अलाउ नहीं करता है इन केस वी हैव डिफरेंस। सो लेट मी फर्स्ट पोस्ट दिस रिकंसिलिएशन। तो अगर हम इसको पोस्ट करेंगे, डू यू वांट टू पोस्ट द रिकंसिलिएशन, वी से यस। तो रिकंसिलिएशन जो है वो हमारा सक्सेसफुली पोस्ट हो चुका है। अब जो हमारा रिकंसिलिएशन प्रोसेस खत्म होने के बाद इफ यू वांट टू सी कि भाई हमारा रिकंसिलिएशन हमने कितने तक का या कितने टाइम पीरियड तक का किया था और हमने कितने रिकंसिलिएशंस किए हैं, सो दैट हमें मिल सकता है फ्रॉम बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स। तो अगर हम बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स में जाए तो ये अगेन एक कार्ड पेज एंड लिस्ट पेज कॉम्बिनेशन है जहाँ पे कि ये मेरा फर्स्ट रिकंसिलिएशन जो मैंने पोस्ट किया था ऑन 1 मतलब 1 को जो भी स्टेटमेंट था एज पर स्टेटमेंट मेरा एंडिंग बैलेंस था 650। नाउ जो हमने आज प्रोसेस किया अभी 12 उसके अंदर बैलेंस लास्ट स्टेटमेंट जो कि ऊपर से आया हुआ है 650, एंड हमारा करंट बैंक स्टेटमेंट जो था वैल्यू वो था 21,14,000। सो अगर हम किसी एक का डिटेल में भी चेक करें तो हमने जो प्रोसेस एग्जीक्यूट किया उस प्रोसेस के रेलेवेंट हमारे पास सारी डिटेल्स आएगी। ट्रांजैक्शन डेट, टाइप जो है ये हमारा बैंक अकाउंट लेजर एंट्री है, देन इसका डिस्क्रिप्शन, स्टेटमेंट अमाउंट, अप्लाइड अमाउंट, एवरीथिंग, राइट। सो ये हमारा जो है ये रिकंसाइल्ड स्टेटमेंट है विथ बैंक, राइट। और ये हमारा टोटल बैलेंस रहेगा 21,14,000। और अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, नाउ ऑन बैंक अकाउंट कार्ड, सो यहाँ पे भी हमारे पास बैलेंस है 21,14,000। सो यहाँ पे एज अ सिस्टम यूजर या तो अकाउंटेंट ये कंफर्म कर सकता है कि टिल 12 हमारा बैंक स्टेटमेंट और सिस्टम का जो बैलेंस है ये दोनों प्रॉपरली रिकंसाइल्ड है, यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिपेंसीज नहीं है, राइट। सो दिस इज हाउ वी चेक जो हमारा रिकंसिलिएशन प्रोसेस खत्म होने के बाद हमारे पास किस तरीके से डेटा अवेलेबल होता है। नाउ मैं जो आपको नेक्स्ट सिनेरियो जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस पे चला जाता हूँ फटाफट से, क्योंकि वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ आवर सेशन। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अगेन मैं एक इसमें जाता हूँ,
एंड लेट्स से मेरे पास स्टेटमेंट एंडिंग बैलेंस आया हुआ है 21,15,000, राइट। एंड मेरा स्टेटमेंट एंडिंग बैलेंस है लेट्स से नेक्स्ट डे 13th को ही एक नया स्टेटमेंट हम रिकंसाइल कर रहे हैं। अभी मान लीजिए 13th को ही हमारे पास सिस्टम में और कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं है और कोई लेजर एंट्रीज पोस्टेड नहीं है। यहाँ पे एक मेरे पास आया हुआ है इंटरेस्ट, लेट्स से 13th, दैट्स ओके। एक इंटरेस्ट 1 2 3, दैट्स अ टेस्ट डॉक्यूमेंट, इंटरेस्ट क्रेडिट लेट्स से, एंड स्टेटमेंट अमाउंट है हमारे पास 1000। सो यहाँ पे हमारे पास कोई लाइंस नहीं है, राइट। अगर मैं यहाँ पे सजेस्ट लाइन करूँ, यहाँ पे मैं 13th सिलेक्ट करूँ और ओके करूँ, देन अगेन हमारे पास कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, सो सिस्टम हमें कोई डेटा कैप्चर करके नहीं देगा, ना हमारे पास कोई बैंक अकाउंट लेजर एंट्रीज है। नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल इसी वैल्यू के साथ हमें अगर ये रिकंसिलिएशन पोस्ट करना है, देन व्हाट, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास 21,15,000 है और यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू पड़ा हुआ है दैट इज सॉरी 21,13,000 आई शुड पुट, बिकॉज हम क्रेडिट कर रहे हैं। सो एक क्रेडिट हुआ है एंड देन वी हैव, ये तो हमारे पास मैच हो गया, लेकिन एक डिफरेंस है। नाउ इफ आई ट्राई एंड पोस्ट, वी वांट टू पोस्ट द रिकंसिलिएशन, ये नहीं करने देगा, ठीक है। तो अगर still if this process needs to be completed, reconciliation करना ही है, then उस केस में ये जो डिफरेंस वाला टाइप है, ये डिफरेंस वाला टाइप हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो डिफरेंस वाला टाइप जो है उसका मेन यूज यही है कि सिस्टम जो है आपको विथ डिफरेंस रिकंसिलिएशन जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने देगा, हमारे स्टेटमेंट को पोस्ट करने देगा। सो लेट्स से इफ आई गो इन पोस्ट एंड ट्राई टू पोस्ट इट, राइट। एंड अगर हम बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स में जाके चेक करें तो मेरा जो ये जो लास्ट स्टेटमेंट है 27 नंबर, तो 27 नंबर जो है इसके अंदर ये रिकंसिलिएशन तो कंप्लीट हो गया, एक स्टेटमेंट भी हमारा जनरेट हो गया। तो एज पर द बैंक स्टेटमेंट हमारा लास्ट बैलेंस है 21,13,000, बट अगर हम बैंक अकाउंट पे चेक करेंगे तो बैंक अकाउंट में हमारे पास जो हमारा ओरिजिनल बैलेंस था वही है, बिकॉज कि हमारे पास कोई बैंक अकाउंट लेजर एंट्रीज सिस्टम में अवेलेबल है नहीं, बट स्टिल टू कंप्लीट द रिकंसिलिएशन प्रोसेस, जो कि आइडियल नहीं है बिल्कुल भी, ये आइडियल सिनेरियो होता भी नहीं है। क्योंकि अगर कोई भी ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि कोई एंट्रीज मिसिंग है सिस्टम के अंदर, तो सजेस्टेड यही है कि सिस्टम के अंदर मिसिंग एंट्रीज जो है वो हम क्रिएट करें, रादर देन हम यहाँ पे डिफरेंस वाला टाइप लेके इसको कंप्लीट करें। तो यहाँ पे सिर्फ इतना होगा कि सिस्टम के अंदर से हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा दैट दिस रिकंसिलिएशन प्रोसेस इज कंप्लीटेड विथ दिस मैनी लाइंस विथ डिफरेंस, दैट्स इट। और इसका कोई फर्दर यूटिलाइजेशन या कोई इम्पैक्ट हमें नहीं मिलेगा। हमारा जो बैंक अकाउंट एंड बैंक स्टेटमेंट जो है वो अगेन मिसमैच हमें करेगा। सो दिस इज नॉट द आइडियल सिनेरियो जो कि हमें करना चाहिए। एंड अगेन मैं वापस जाता हूँ बैंक अकाउंट रिकंसिलिएशंस पे, क्रिएट अ न्यू वन एंड let us create checking. Next balance let me change how can we check it, ठीक है।
जो एक सिनेरियो था जिसमें कि हम चेक लेजर एंट्री के सामने सिस्टम जो अप्लाई करेगा, उसके लिए हमें सिर्फ ये करना है कि जब हम सजेस्ट लाइन करते हैं यहाँ पे, तो लेट मी सिलेक्ट इट एंड लेट्स से इट इज 31st। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कोई ट्रांजैक्शन है नहीं। लेट मी गो टू January 31st। नोप। ओके, ठीक है। सिंस वी आर आउट ऑफ टाइम, तो ये सिनेरियो मैं आपको अगेन नेक्स्ट सेशन में एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा वापस से, लेकिन मैं उसका ब्रीफ कर देता हूँ कि ये जो सिनेरियो है जिसमें कि चेक लेजर एंट्रीज कंसीडर होती है, फॉर दैट हम क्या कर सकते हैं। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ये जो एंडिंग डेट सिलेक्ट किया हुआ है, ये एंडिंग डेट के बाद ये जो हमारे पास बुलियन है इंक्लूड चेक्स वाला। अब इंक्लूड चेक्स अगर हम बुलियन यस रखते हैं तो सिस्टम ये कंसिडर करेगा कि जो हमारे नॉर्मली सजेस्ट लाइन के लिए जो बैंक अकाउंट लेजर एंट्रीज यूज होता है, इंस्टेड ऑफ दैट सिस्टम वुड कंसिडर चेक लेजर एंट्रीज फॉर द पर्पज ऑफ रिकंसिलिएशन। तो सारा ही डिटेल्स जो हमारे पास चेक लेजर एंट्रीज पे अवेलेबल होता है, वो सारा ही डिटेल्स हमारे एज अ बैंक स्टेटमेंट लाइन पॉपुलेट होके मिलेगा यहाँ पे। एंड देन अगेन सिस्टम वुड check and do the process of reconciliation, right? So आज के सेशन में जो मैंने कवर किया वो था 3 चीजें मेजरली। एक तो पूरा ही मैनुअल प्रोसेस है, दैट इज पार्ट 1। मैनुअल प्रोसेस के अंदर भी सब प्रोसेसेस है, जिसमें कि एक प्रोसेस है सजेस्ट पेमेंट्स वाला, सजेस्ट लाइंस वाला। सो सजेस्ट लाइन के अंदर सिस्टम ये करता है कि सारी ही बैंक अकाउंट लेजर एंट्री एज अ बैंक स्टेटमेंट लाइन वो इंसर्ट करके उसको ऑटोमेटिकली जो एक्शन है उसको एग्जीक्यूट करके रिकंसिलिएशन क्रिएट करता है। दैट इज आइडियल सिनेरियो, स्टैंडर्ड सिनेरियो। देन सेकंड कि हमारे पास बुक्स के अंदर ट्रांजैक्शन है बट स्टेटमेंट में नहीं है। जो मैंने एग्जांपल दिखाया था, 2 अलग डेट के ट्रांजैक्शन थे सिस्टम के अंदर, एंड अगेंस्ट दैट वी हैड ओनली 1 ट्रांजैक्शन इन बैंक स्टेटमेंट लाइन। तो हमें उसको मैन्युअली मैच करना पड़ेगा। इसमें हाँ, ये चीज है कि हमने सिस्टम का कोई डेटा चेंज नहीं किया है, ना ही उसमें कोई प्रॉब्लम था। बट हो सकता है कि जो 10 और 11 तारीख के जो इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन्स थे वो एक्चुअली इफेक्ट में आए फॉर बैंक, वो था 11 तारीख। सो ये एक सिनेरियो हो गया जिसमें कि मिसमैच बिटवीन द स्टेटमेंट्स। सेकंड सिनेरियो इज जो बैंक स्टेटमेंट में है लेकिन हमारे सिस्टम के अंदर मिसिंग है, जो कि बैंक चार्जेस या तो इंटरेस्ट वाला था। एंड जो थर्ड सिनेरियो है, एज आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर, ये ऑटो रिकंसिलिएशन थ्रू स्टेटमेंट जब हम करेंगे तो उसके अंदर प्रॉपरली ये आपको समझ में आएगा कि सिस्टम किस सिनेरियो में इसको कंसीडर नहीं कर रहा है, क्योंकि सारी ही डिटेल्स प्रॉपरली मैच नहीं होगी, देन सिस्टम इसको अप्लाई नहीं करने देगा, राइट? सो एजेंडा फॉर द नेक्स्ट सेशन अगर देखें तो जैसे मैं बताया कि एक CSV फाइल के थ्रू जो इंपोर्ट होता है वो कैसे होगा, तो उसके लिए सेटअप है पूरा अलग से। वो सेटअप कैसे हम कॉन्फ़िगर करेंगे डेटा एक्सचेंज डेफिनेशन से, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एक सिंपल डेटा CSV फाइल का किसी एक बैंक के लिए, वो हम प्रोसेस करेंगे। देन अगेन द मिसमैच इन इन्फो बिटवीन द सिस्टम एंड बैंक स्टेटमेंट, जो कि मैंने पार्शियली एक्सप्लेन किया है, लेकिन उसको अगेन जो मिसमैच के लिए जो जो भी फील्ड्स एप्लीकेबल होते हैं वो किस तरीके से वर्क करता है और सिस्टम का इंटेलिजेंस कैसे इसमें यूज होता है, दैट वुड बी एक्सप्लेन। तीसरा एक चीज है अनडू बैंक रिकंसिलिएशन। ये भी मैंने आज के सेशन में नहीं रखा है। ये हमारे पास एक सिंपल सा एक्शन होता है, बैंक रिकंसिलिएशन जो हमने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है उसको हम अनडू कर सकते हैं। लाइक हम जैसे फाइनेंशियल एंट्रीज को रिवर्स करते हैं, लाइक दैट। एंड द लास्ट बुलियन जो कि मैंने सजेस्ट लाइंस के अंदर एक्सप्लेन किया था कि एक्सक्लूड रिवर्स्ड एंट्रीज को कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शन हमने जो किया है उसको अगर हम रिवर्स कर रहे हैं
तो उस केस में उसको एक्सक्लूड रखना, इंक्लूड रखना, कौन से सिनेरियो में उसको इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि आइडियली दैट इज नॉट द वे टू हैंडल द रिकंसिलिएशन, कि रिवर्सल जो एंट्रीज ऑलरेडी हो चुकी है उसका अगर बाय मिस्टेक हुआ है तो उसका रिकंसिलिएशन बनता भी नहीं है. सो ये जो 4 टॉपिक्स है, ये जो 4 काइंड ऑफ सिनेरियोस है, दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट सेशन. सो आई होप आई वाज नॉट टू फास्ट, और अच्छे से सबको समझ आया होगा. So for now, if anybody has any questions, please. Yes, I believe Sanjana had a question. Sanjana, you can please go ahead. Yeah. हेलो सर. Hi, Sanjana. हाँ सर, वो CSV फाइल का है ना, तो मेरा वो क्वेश्चन था कि मेरे पास 2 कॉलम है, डेबिट की और क्रेडिट की, तो मैं इनपुट कैसे करूँ? सभी वो प्लस में ही आता है, क्रेडिट की अमाउंट माइनस में नहीं आती उसमें. Correct. That is depending upon the statement Data that is exchange coming from definition. bank. Yeah. हाँ, तो वो जो है हम डेटा एक्सचेंज डेफिनेशन किस तरह से क्रिएट करना चाहिए और हम उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे, वो मैं नेक्स्ट Okay. सेशन में कवर करने ही वाला हूँ, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा. एंड संजना, उसके लिए एक वैसे तो लाइक वी आर गोइंग टू टेक डेफिनेटली दिस इन द नेक्स्ट सेशन, बिकॉज ये ऑटोमेटिक बैंक रिको का पार्ट है, बट आपको मैं एक कॉन्फ़िगरेशन उसका बता दूंगा, ठीक है? बस एक ही हाँ. कॉन्फ़िगरेशन है, अंडरस्टैंड कि 2 Correct. डिफरेंट अलग अलग कॉलम्स इस केस में हैं, जिसमें कि दोनों में पॉजिटिव अमाउंट आ रही है. सो दिस इज हाँ. सिंपल कॉन्फ़िगरेशन, तो वो मैं आपको I'll टेल अबाउट इट सेपरेटली. ओके सर, थैंक यू. Okay, Sanjana, thank you. Anybody else has a question? Shikeb has a question. Shikeb, please go ahead, unmute yourself. Hi, Gulshan. Hi, Dawal. Hi, everybody. Mir here. Yeah. Hi, Mir. Yeah. Yeah. See, the thing is, I also there is something called this payment reconciliation. Now, instead of people using bank reconciliation, they go with payment reconciliation. Are they both same in a different way of doing it, or is it a separate chapter altogether? The payment reconciliation, I haven't thoroughly implemented it till now, Mir. So I will need to dig deep into it. But Okay. yes, more or less both the processes, we could say that the parent process we could consider as a parent reconciliation, and based on that, automatically the bank reconciliation gets applied. So that is what I have read. I have previously I think only one time I tried to execute that process of payment reconciliation, but I haven't gone through that process in deep. So Okay. I need to check and come back to you. Okay. No. Gulshan, if you have any further idea, you can please let me know. But I need to get through the process. राइट. एंड जहां तक इसमें दोनों के बीच में डिफरेंस की बात है, देखो दोनों में डेटा एक्सचेंज डेफिनेशन हम जो यूज करते हैं दोनों में ही यूज होगा, सिमिलर तरीके से यूज होगा. जो इसके लिए बना रहे बैंक रिको के लिए, वो वहां पे भी होगा. यहाँ पे क्या है कि पेमेंट्स एंड रिसीट्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, पोस्टेड है, अब हम उसको Correct. सिर्फ रिकंसिलिएशन का काम कर रहे हैं. बट पेमेंट रिकंसिलिएशन में आप पेमेंट जो है ना पहले से क्रिएट करके नहीं रखे हो, पोस्ट करके नहीं रखे हो. आप पेमेंट क्रिएट करोगे, रिकंसाइल होगा और आप पोस्ट करोगे, तो साथ साथ में आपकी पेमेंट की एंट्री पोस्ट होगी और वो रिकंसाइल्ड भी होगी. ठीक है, तो Okay. इसमें ये प्रोसेस है. एंड इसका जो मैचिंग का जो थोड़ा लॉजिक है, सिमिलर है बट डिफरेंट इस मैनर में है कि यहाँ पे आप जब देखते हो रिकंसिलिएशन होता है, तो यू हैव अ सिंपल लॉजिक कि पहले वो डॉक्यूमेंट डेट देखेगा, फिर वो डिस्क्रिप्शन चेक करता है, एंड फिर इट गोज टू अदर फील्ड्स. बट इसमें लॉजिक सेम है, बट बेस्ड ऑन कितने फील्ड्स मैच हुए हैं, इसमें कॉन्फिडेंस लेवल भी आपको दिखाता है, हाई लेवल लो करके. ठीक है, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन डिसाइड. जब अभी ये रिकंसिलिएशन हम लोगों ने देखा, हमने बेसिक्स मतलब हमने देख लिया है, इसमें भी बहुत सारी चीजें होती है. अभी जो ऑटोमेटिक मैचिंग धवल ने दिखाया, ये कहां तक रिलायबल है, ये भी वो सेकंड सेशन में कवर करेगा कि इट्स नॉट 100% करेक्ट. दैट इज ऑल्सो वेरी श्योर. मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज Right. में इट विल वर्क राइट, बट आफ्टर जनरेटिंग बैंक रिको आपको एक बार तो डबल चेक करना ही पड़ेगा. उसका क्या रीजन है, व्हेन वी गो इनटू दिस ना, फिर वो आपका जो पेमेंट रिकंसिलिएशन का भी बात है ना, वो उसमें आएगा, क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस लेवल दिखा रहा है. तो थोड़े फीचर्स डिफरेंट हैं. यस, यहाँ पे पोस्टिंग के बाद हम रिकंसिलिएशन कर रहे हैं, वहां पे आप रिकंसिलिएशन करो और फिर
पोस्टिंग करोगे, पेमेंट्स बनाओगे, ठीक है। ये डिफरेंस है, वो भी एक टॉपिक है जिसको कि हमको कवर करना है, एंड डेफिनेटली हम आगे के कुछ सेशंस में विल टेक इट। Okay. Yeah, thank you very much. That Thank you. explains the difference to me. Thank you. Okay, okay, thank you. I believe Gaurav has a question. Gaurav. Hi sir, how are you? Yeah, Gaurav. Yeah, I'm good. Please go ahead. क्वेश्चन ये है सर कि अभी जैसे अपन ने 3 काइंड ऑफ डिफरेंस, अब जैसे मान लीजिए डिस्क्रिप्शन के बिहाफ पे, पोस्टिंग डेट के बिहाफ पे अपन ने जब बैंक रिकंसिलिएशन मैच करते हैं तो वो कंडीशन, सम टाइम कस्टमर बोलता है कि मुझे अमाउंट के बिहाफ पे मैचिंग करवानी है, या अगर कस्टमर बोलता है कि कोई स्पेसिफिक फील्ड है मुझे उससे वैलिडेट करना है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं? अभी भी देखो, धवल फर्स्ट है, डेफिनेटली यू कैन टेक इट फर्स्ट. It's your session. So Dhaval, please take it. If something I want to add, I'll add. या सो गौरव, जो आपका क्वेश्चन है कि एक तो अमाउंट डेफिनेटली कंसीडर होता ही है, बिकॉज एक तो पोस्टिंग डेट है जिसके लिए मैंने जो टॉलरेंस वाला आपको ये फील्ड दिखाया, उसके अंदर सिस्टम सिर्फ डेट को कंसीडर करने के लिए वो फील्ड को यूज करता है कि नंबर ऑफ डेज कितने हम प्लस माइनस देख सकते हैं. सो दैट इज डेट. सेकेंडली डॉक्यूमेंट नंबर है, राइट? सो और थर्ड जो है वो अमाउंट है. तो आपने अगर नोटिस किया हो कि जब हमने एक जो अनअप्लाई किया था और बाद में जो ऑटो अप्लाई किया वापस से, तो उस केस में सिस्टम ने क्या किया, तो जो 12,60,000 वाला जो ट्रांजेक्शन था सिर्फ उसी को अप्लाई किया. जो 60,000 वाला जो ट्रांजेक्शन था जो प्रीवियस डेट का था उसको कंसीडर नहीं किया. सो डेफिनेटली उसके अंदर ये सिस्टम ने तीनों ही चीजें कंसीडर करी है. नहीं, उसमें क्या हुआ था, जो अपन ने क्या किया था, बैंक लेजर एंट्री में अपन ने 2 ट्रांजेक्शन को एक में मर्ज कर दिया था, राइट? करेक्ट. और अपनी जो बैंक लेजर एंट्री थी वो सेपरेट बैंक स्टेटमेंट था, उसमें 1 था, और बैंक अकाउंट लेजर एंट्री जो सिस्टम की एंट्री थी उसमें 2 लाइन थी, करेक्ट. बट जब हमने मैच ऑटोमेटिकली किया तो उसने क्या किया, जो अपनी बैंक स्टेटमेंट की लाइन थी उसको बैंक लेजर एंट्री की 1 लाइन से मैच कर दिया. करेक्ट. बट आइडियली बैंक स्टेटमेंट का जो टोटल अमाउंट है उसके बैंक लेजर एंट्री के अमाउंट से मैच नहीं करता था. इसीलिए मैं ये क्वेश्चन पूछा कि अमाउंट का मैचिंग जो ये इस लाइन पे नहीं हुआ था. हाँ, तो अमाउंट का जो मैचिंग है वो उस सिस्टम ने कंसीडर किया. यस, टू द एक्सटेंट. मैं क्यों पूछ रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए अभी अपन ने जो बैंक स्टेटमेंट को अपन ने 2 मर्ज करके एक बना दिया था, राइट? करेक्ट. बट जो अपनी बैंक लेजर एंट्री में है उसमें 2 लाइन थी, 2 लाइन है. करेक्ट. ऑल टुगेदर उसका 2 अमाउंट जो है 2 डिफरेंट अमाउंट था. बट जो बैंक स्टेटमेंट की लाइन को मैच नहीं करना चाहिए था आइडियली, क्योंकि उसका अमाउंट तो मैच करेगा नहीं. हाँ, बट सिस्टम ने जो इसीलिए जो मीर का क्वेश्चन था और जो गुलशन ने एक्सप्लेन किया ना कि जो कॉन्फिडेंस लेवल जो आता है, जो पेमेंट रिकंसिलिएशन में ज्यादा यूज होता है, दैट इज फॉर दैट रीजन ओनली, कि जब सिस्टम क्या कर रहा है, अ सेट ऑफ फील्ड्स उसको कंसीडर कर रहा है. अब देखो डॉक्यूमेंट नंबर जो है वो सामने सामने बिल्कुल प्रॉपर मैच हुआ. यही पूछना चाह रहा था मैं आपसे कि डॉक्यूमेंट नंबर ज्यादा, सिस्टम ज्यादा ट्रैक करता है डॉक्यूमेंट नंबर को और पोस्टिंग डेट को, अमाउंट को उतना ध्यान नहीं देता. तो ये पूछना चाह रहा था कि हमें अमाउंट को ज्यादा वैलिडेट कराना हो तो इज देयर एनी सेटअप और वी नीड टू डू कस्टमाइजेशन और फॉर दैट? ऐसा कोई तो नहीं है. तो कोई ऐसी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे बेसिकली. हाँ, बिल्कुल जी. करेक्ट. सम ऑफ द टाइम कस्टमर क्या फोकस करता है कि उसको रिलायबिलिटी नहीं होती कि अमाउंट प्रॉपर तरीके से मैच हो तो ही ऑटोमेटिकली मैच ट्रिगर करना चाहिए. क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एक इम्प्लीमेंटेशन किया था उसमें ये ट्रबल आई थी, तो लास्ट में जब मैं गो थ्रू किया तो ये प्रॉब्लम मुझे आई. राइट. सो अगेन एज पर द बेस प्रोसेस, यहाँ पे कोई इस तरीके का जैसे मान लीजिए आप ये 3 प्रोसेस हैं, डॉक्यूमेंट नंबर, पोस्टिंग डेट और अमाउंट. कहीं पे ये सिस्टम में स्पेसिफाई होता है कि हम सिर्फ अमाउंट को हटा सकें, सिर्फ डॉक्यूमेंट नंबर और डिस्क्रिप्शन से ही मैच हो? इज देयर एनी वे और एनी सेटअप समवेयर वेयर वी कैन डिसाइड कि व्हिच पैरामीटर नीड टू मैच ड्यूरिंग दिस कंडीशन? नहीं, ऐसा कोई सेटअप नहीं है, बट एक सिनेरियो ऐसा भी है कि मान लो आपका बैंक अकाउंट, बैंक स्टेटमेंट और बैंक अकाउंट लेजर एंट्रीज में दोनों में डेट आया और डॉक्यूमेंट नंबर आया,
और अमाउंट आया, अभी दोनों साइड में अमाउंट जो है 100 वो मैच कर रही है, लेकिन डेट एंड डॉक्यूमेंट नंबर दोनों भी मैच नहीं कर रहा है। जी इन दैट केस ऑल्सो वो अमाउंट के बेसिस पे बिल्कुल मैच करा देगा, क्योंकि उसको डेट तो मैच हुआ नहीं, फिर वो डॉक्यूमेंट पे गया, डॉक्यूमेंट नंबर भी मैच नहीं हुआ, उसको अमाउंट मिला, इधर भी 100 इधर भी 100, तो वो मैच करा देगा। अब ये बहुत सारे सिनेरियोज में गलत भी होता है। जी करेक्ट। अब ये जो मैं डिस्क्रिपेंसी की बात कर रहा था ना, ये वही हाँ। डिस्क्रिपेंसी की बात कर, अब जब आप टॉलरेंस लेते हो तो टॉलरेंस में आप आगे का डेट लेते हो, तो इस केस में क्या हुआ, हो सकता है डेट डेफिनेटली नहीं मिलेगा। आपने आज पोस्ट की सिस्टम में एंट्री, बैंक आपका 5 दिन के बाद प्रोसेस किया, विच इज क्वाइट पॉसिबल इन जनरल सिनेरियो। डेट तो डिफरेंट हो ही गई, डॉक्यूमेंट नंबर भी डिफरेंट हो सकता है, रेफरेंस नंबर आपके सिस्टम में हम कुछ और नंबर सीरीज यूज कर रहे हैं, उधर कुछ और हो सकता है, वो रेफरेंस नंबर उन्होंने डाला, तो अब वो अमाउंट पे आता है। अब ये जब अमाउंट पे आया ना, तो इस केस में भी सिस्टम उसको मैच करा देगा। सो दैट्स व्हाई मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि ये टाइप के जो सिनेरियोज है ना, बहुत सारे, ये जो पूरा जो लॉजिक है ऑटोमेटिक मैचिंग का, क्योंकि ये ऑटोमेटिक बैंक रिको के साथ ज्यादा अच्छे से हो पाएगा, तो ये सारी चीजें हम उसमें और भी कवर करेंगे। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट सेशन काफी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डीक करना है उसके लिए, जो अपन रेको की सीएसवी बनाएंगे, राइट। तो अभी जो रिक्वायरमेंट कस्टमर्स की ज्यादा आती है कि एक बैंक जैसे डिफरेंट बैंक की डिफरेंट सीएसवी होती है, राइट। तो उसको बना के कैसे मैप करें कि जो हमें ट्रबल ना करे, तो वो नेक्स्ट सेशन ज्यादा हेल्पफुल होगा। टू बी फ्रैंक, आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया, तो इस सजेस्ट लाइन का फंक्शन में डीप नहीं जा पाया, तो जब आप नेक्स्ट वीडियो अपलोड करोगे ये वाली, तब मैं देख लूंगा। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। सो आवर टारगेट इज ओनली दैट कि जो जैसे अभी संजना इज क्वाइट न्यू, तो संजना को भी पता चले, एंड धीरे धीरे जब हम नेक्स्ट सेशन में जाएं तो सबको पता चले, लाइक बिगिनर टू इंटरमीडिएट टू एक्सपर्ट, सारे लेवल हम कवर कर चीज क्या होती है कि कुछ मेरे एक्सपीरियंस शेयर होंगे, कुछ आप लोग के शेयर होंगे, तो अपन कंक्लूड कर सकते हैं कि क्या अच्छा कर सकते हैं, और मेन एम की हेल्प करें एक दूसरे की, और कुछ नहीं। राइट, डेफिनेटली गौरव। Okay, next question. I believe Pawan has a question. Pawan, yes sir. Hello. Yes Pawan. Yes Pawan. You are audible. Good evening sir. सर बेसिकली मेरा क्वेश्चन वही डॉक्यूमेंट नंबर और अमाउंट का जो मैचिंग वाला था ऑटोमेटिकली, उसी से रिलेटेड था। ये जो डॉक्यूमेंट नंबर से जो मैचिंग हो रहा है, डॉक्यूमेंट नंबर बैंक में जो कौन सा आएगा? बैंक में तो डिस्क्रिप्शन रहता है, जो आरटीजीएस नंबर वगैरह या चेक नंबर वगैरह जो रहते हैं उस वो रहते हैं। डॉक्यूमेंट नंबर जो हमारे बुक्स में आ रहा है, वो डॉक्यूमेंट नंबर बैंक्स में कैसे आएंगे? और एक डेट पे अगर दो अमाउंट मैच कर रहे हैं, तो वो सिस्टम उसको कैसे कंसीडर करेगा? मान लीजिए एक पेमेंट मैंने ए को किया, एक पेमेंट बी को किया, और स्टेटमेंट में जो है सो एक ही अमाउंट आया, तो वो किसको कंसीडर करेगा, ए को या बी को? With the same amount for different parties, right? Different party, right sir. हाँ, करेक्ट। तो ये अब देखो, यही चीज है कि मैं इसमें जो सजेस्ट लाइंस हम जब यूज कर रहे हैं ना, तब सिस्टम के पास कोई ऐसा वो डेटा नहीं है जो कि सिस्टम सीधा सीधा जो बैंक अकाउंट लेजर एंट्रीज अवेलेबल है उसी को यूज कर रहा है। ठीक है, तो जब नेक्स्ट सेशन के अंदर, इसलिए जो अगेन ये गुलशन के पॉइंट पे मैं वापस आता हूँ इसके अंदर, कि जो इसमें डिस्क्रिपेंसीज वाले जो सिनारियो है ना, ये ज्यादातर सिनारियो हम जब ऑटो रिकंसिलिएशन वाला इसके अंदर करेंगे, क्योंकि क्या है कि अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई एक मैनुअल प्रोसेस, अब मान लो एक स्टेटमेंट जो फिजिकल कॉपी है यूजर के पास पड़ा हुआ है, उसके अंदर 50 या 60 अलग अलग एंट्रीज है, तो यूजर मैन्युअली तो एक एक एंट्री करेगा नहीं, राइट। दूसरा एक अजम्पशन यहाँ पे ये भी है कि मान लो जो हमारे बैंक अकाउंट लेजर एंट्रीज क्रिएटेड है, वो मोर और लेस ज्यादा क्वांटिटी के अंदर हमारे बैंक स्टेटमेंट के साथ मैच होंगे ही, ये अजम्पशन के साथ हम सजेस्ट पेमेंट लाइन जो है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। बिकॉज हो सकता है कि ज्यादा केसेस कहाँ पे डिफरेंस आता है कि कुछ बैंक चार्जेस लग गए, जो कि स्टेटमेंट जब तक नहीं आता तब तक पता नहीं चलता है, राइट। तो एक ये चीज हो गया। दूसरा मेजर सिनेरियो ये है कि कस्टमर का पेमेंट आया और हमने जो कस्टमर का पेमेंट सिस्टम के अंदर रिसीट किया था, उसके अंदर कभी कभी डिफरेंसेस आते हैं। एज अ प्रैक्टिकल सिनेरियो आई एम टॉकिंग अबाउट, क्योंकि मान लो होता ये है कि हमारा पेमेंट टॉलरेंस, ये सब आइडियल सिनेरियो है, हमारा पेमेंट टॉलरेंस आया, फिर हमने यो कंसीडर किया था, लेकिन फिर भी हमने पूरा का पूरा वैल्यू कंसीडर किया 1010 रुपीज, लेकिन
जब हमारे कस्टमर ने हमें एक्चुअल में पेमेंट दिया तो कस्टमर ने 1000 का ही पेमेंट किया, ना वहां पे कोई पेमेंट टॉलरेंस एप्लीकेबल था, ना कुछ एप्लीकेबल था। फिर भी बिल्कुल कस्टमर ने सही है। सीधा सीधा ही पेमेंट किया, जो कि नॉर्मल सिनेरियो में होता है कि भाई हु विल आस्क फॉर 10 रुपीज। ये है राइट। ना, ये नॉर्मल बिजनेस में चलता ही है, बिल्कुल चलता है। तो इस सिनेरियो में क्या होता है कि वो डिफरेंस अमाउंट से आता ही है। तो ये जब डेटा एक्सचेंज डेफिनेशन के साथ ये पूरा एक एक्चुअल स्टेटमेंट के साथ हम करेंगे, तब ये सारे सिनेरियोज जो है, बहुत सारे सिनेरियोज इसके अंदर आएंगे, बहुत सारे परम्यूटेशंस इसके अंदर होते हैं, राइट। तो वो उस टाइम पे, क्योंकि अभी सजेस्ट लाइन के रेफरेंस में अगर हम सोचेंगे तो ये इसमें हमारे मोर देन 50% सिनेरियो जो है वो फेल हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। तो राइट। सो इसमें डॉक्यूमेंट नंबर का जो बैंक स्टेटमेंट में जो हमने सजेस्ट लाइन से जो डॉक्यूमेंट नंबर लेके आए हैं, वो डॉक्यूमेंट नंबर का बैंक स्टेटमेंट लाइन में क्या लॉजिक है, वो समझ नहीं आया मुझे। बैंक स्टेटमेंट लाइन में नॉर्मली क्या रहता है, हमारे पास या तो चेक नंबर होता है, अगर राइट। मैन्युअल या तो ऑटोमेटिक चेक का ट्रांजैक्शन है तो उसमें जी। चेक नंबर जो है वो हमारे पास आ सकता है एज अ रेफरेंस डॉक्यूमेंट नंबर, जो स्टेटमेंट में आता है, राइट। और दूसरा चीज ये है कि आरटीजीएस या एनईएफटी वाला जो सिनेरियो है, तो उसके अंदर हम या तो हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट जो है उसी के अंदर हम उसका डिटेल्स डालते हैं, और या तो एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट नंबर के अंदर। राइट। मेनली हम एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट नंबर ही यूज करते हैं। डॉक्यूमेंट एग्जैक्टली नंबर तो अपना पेमेंट का और रिसिप्ट का अलग डॉक्यूमेंट, अलग नंबर से एग्जैक्टली डिफाइंड रहता है। इसीलिए अभी क्या है कि यहाँ पे सिस्टम ने क्या किया है कि जो बैंक अकाउंट लेजर एंट्रीज है उसी को सोर्स लेके सिस्टम ने बैंक अकाउंट लेजर एंट्रीज क्रिएट किया है। राइट। सजेस्ट लाइंस के अंदर सिस्टम सिर्फ बैंक अकाउंट लेजर एंट्रीज को या तो चेक लेजर एंट्रीज को, इन दोनों में से एक को ही कंसीडर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर आपको सामने सामने सेम मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, लेकिन मतलब आपने अगर मैं ये नोटिस किया होगा, जी। आपने चेक का एंट्री किया है तो चेक नंबर जो होगा वही आपका एज ए डॉक्यूमेंट नंबर आपको मिलता है यहाँ पे, ओके। राइट। तो आप तब एक एक वापस से एक बार ट्रांजेक्शन करके देख लेना, आपका आपने जो चेक नंबर डाला होगा वही वही जो है वो आपका डॉक्यूमेंट नंबर होके आएगा, और जब आप सजेस्ट लाइन करोगे तभी आपको सेम वैल्यू मिलेगा। ओके। तो इस लॉजिक से सिस्टम जो है उसको मैप करके उसको अप्लाई कर देता है। ठीक है, मतलब मोटा मोटी मैं ये समझू कि सजेस्ट लाइन वाला जो है, मतलब बेसिकली मीडियम या शॉर्ट ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं जिसका नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कम होते होंगे, और मैनुअली जो बैंक स्टेटमेंट लाइन में डाटा एंटर ना करे, डायरेक्ट कॉपी हो जाए बैंक लेजर एंट्री करेक्ट, इनटू बैंक स्टेटमेंट एंट्री। तो करेक्ट, उसके लिए बेसिकली ये शॉर्ट टर्म में जो है सो हम यूज कर बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल, और जो क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में मैच हो रहा है उसको रखना है, राइट। बाकी सबको जो है सो डिलीट करके, या नई एंट्री है तो उसको हाँ, इंसर्ट करके बिल्कुल, क्योंकि अनअप्लाई स्टेटमेंट का पोस्ट प्रोविजन करना। दिया हुआ है, और जो मैंने जो सिनेरियो दिखाया था कि भाई एक स्टेटमेंट लाइन ही आया हुआ है और सामने में राइट। 2 ट्रांजैक्शन थे बैंक अकाउंट लेजर एंट्री के, तो उसको जी। फिर मैन्युअली उस तरीके से अप्लाई करो, क्योंकि सिस्टम सिस्टम जो है वो किसी ना किसी 2 या 3 या 4 फील्ड के ऊपर ही काम करे है। और सजेस्ट लाइन जो है ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए ठीक है, जहाँ पे कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इतने ज्यादा है नहीं। दूसरा चीज ये है कि जिसमें आजकल तो ये प्रोसेस बहुत यूज में कम आएगा, लेकिन अब आज के सिनेरियो में ये होता है कि कस्टमर जो है वो कस्टमर सीधा सीधा ही बैंक एनईएफटी या आरटीजीएस का डिटेल्स जो रहता है उसके बेसिस पे सीधा बैंक अकाउंट ट्रांसफर ही करवा देता है। तो वो सारी राइट। इंफॉर्मेशन तो स्टेटमेंट के ऊपर से ही पता चलती है। तो हम जब ऑटो रिकंसिलिएशन वाला एग्जांपल देखेंगे तो उसके अंदर ये सिनेरियोस भी आएंगे, क्योंकि बहुत सारे ट्रांजैक्शन उसमें ऐसे होते हैं, कस्टमर ने पेमेंट सीधा ही अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है, तो वो जी। जो है ये सिस्टम के अंदर जो है वो ट्रांजैक्शन बहुत सारे मिसिंग मिलेंगे। तो उनको बिल्कुल। किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, अगेन उसके लिए भी प्रोसेस तो यही है कि आप जाइए यहाँ पे ट्रांसफर टू जर्नल लाइंस करिए और सीधा प्रोसेस करिए तो यहाँ पे मिल जाएगा। तो वो प्रोसेस तो वही रहने वाला है, वहां पे जी। कोई फर्क नहीं है। फर्क कहाँ पे मिलेगा हमको कि ये जो ऑटो एप्लीकेशन वाला पार्ट है, मैच ऑटोमेटिकली वाला, एक वहां पे डिफरेंस आएगा, और दूसरा जो लाइंस क्रिएशन है वो हमारा स्टेटमेंट से इंपोर्ट होगा रादर देन कमिंग फ्रॉम द बैंक अकाउंट लेजर एंट्रीज। राइट।
ठीक है सर, मोस्ट ऑफ द केसेस जो है तो मतलब सेकंड जो सेशन होगा मोस्ट ऑफ द इश्यूज वहाँ रिजॉल्व हो जाएंगे। हाँ, अब देखो सेकंड सेशन के अंदर यही है कि हम जो है ये सिनेरियो का जो डिस्क्रिपेंसी वाला पार्ट है या जो उसमें किस तरीके से हम उसको हैंडल कर सकते हैं वो पार्ट में जाएंगे, लेकिन पोस्टिंग किस तरीके से करना है, अनअप्लाई क्यों करते हैं, कैसे करेंगे, उसको मैनुअल एप्लीकेशन कैसे करना है, ये एक बेसिक फंक्शनलिटी है सिस्टम का। तो आज का जो एजेंडा था वो यही था कि एक बेसिक सिस्टम जो है वो बेसिक सिस्टम एक बार समझ में आ गया, तो अभी नेक्स्ट टाइम वापस से पोस्टिंग कैसे करना है वो वापस से डिस्कस करने का जरूरत ही नहीं है। राइट। सो अगेन जैसे गुलशन ने बोला कि बेसिक है, फिर इंटरमीडिएट है, फिर एक्सपर्ट है, तो इसी लेवल पे हम लोगों ने मतलब यही सोच के रखा है कि भाई हम बेसिक से ही जाएंगे। एंड आई ठीक होप है सर। everybody would also think so. Yeah. ठीक है सर, थैंक यू। Yeah, Okay, thank thank you, you, Pawan. Pawan. Anyone has any question then? Okay, I believe no more questions. So thanks a lot everyone for joining. So enjoy the rest of your day. Thank you. Thank you so much, everyone. And of course, you can always send us your feedback. This is the mail ID. And also, if you want to be a permanent attendee, then you can mail to us. और जब भी हमारा लिंक जो शेयर होता है टू अप्लाई, आप वहाँ पे जाके सिर्फ एक बुलियन है टू मार्क एज अ परमानेंट अटेंडी फ्रॉम दैट साइट, दैट ऑल्सो यू कैन डू. Yes, and chat में मैंने YouTube, LinkedIn and direct registration page जो session का है वो सारा डाल दिया है, so you can have a look. Okay, thank you. Thank you, Thank you so everybody. much. Thank you. Thank you, Dhawan. Thank you so much. Nice session. Thank you. थैंक यू सर। Thank you. Thank you.